अध्याय 581 अध्याय 477 जल राक्षस शंख अध्याय 581 अध्याय 477 जल राक्षस शंख मिनी उत्साह से दौड़ी और प्रश्न पूछने लगी। कोई भी कह सकता था कि वह काफी संतुष्ट थी। इमारत में कुल 6 मंजिलें थीं, प्रत्येक स्तर पर कई कमरे थे। वू हेंग ने चौथी मंजिल चुनी थी, जबकि मिनी और आंद्रे विलो ने तीसरी मंजिल चुनी थी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलो अल्केमिस्ट और मैकेनिस्ट को 5वीं मंजिल पर रखते हैं, अन्यथा उनके लिए ऊपर नीचे जाना असुविधाजनक होगा। वास्तव में कंकालों को कमरे आवंटित करते समय ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं थी। मुख्य चिंता यह थी कि क्या यह आवागमन के लिए सुविधाजनक है या नहीं। यदि उन्हें छठी मंजिल पर व्यवस्थित किया गया तो भविष्य में एक अतिरिक्त मंजिल पर जाना अधिक परेशानी भरा होगा। उस छोटे बौने का क्या जो बम बनाता है, मिनी ने पूछना जारी रखा। बौना आदमी? इसके बाद वू हेंग ने नीचे की ओर देखा। उसकी नजर चमड़े की टोपी पहने कंकाल बमवर्षक पर पड़ी, जो कीमियागर था और कीमिया थंडर ऑर्ब्स बनाने में कुशल था। क्योंकि वह मूलतः बौना था, इसलिए उसका कद छोटा था। क्या बाहर पहरेदारों के लिए कोई घर तैयार नहीं है? उसके लिए एक प्रयोगशाला की व्यवस्था करो, वू हेंग ने कहा। वज्रगोले अभी भी कुछ हद तक खतरनाक थे। उन्हें बाहर व्यवस्थित करना बेहतर था। ठीक है, मिनी ने तुरंत सहमति जताई। उसने बम कंकाल को दरवाजे पर इंतजार करने को कहा और अन्य कंकालों को 5वीं मंजिल पर ले गई। उसी समय उसने सभी उपकरण और सामग्री निकाल ली और कमरे तैयार करने शुरू कर दिए। कुछ विशेष कंकालों के लिए कमरों की व्यवस्था करने के बाद मिनी ने शेष कंकालों को कार्य सौंपना जारी रखा और धीरे धीरे एस्टेट जीवंत हो गया। कंकाल सौर पैनल लगाने के लिए छत पर चढ़ गए, अन्य लोग दीवारों पर रस्सी से लटककर उन्हें झाड़ने लगे तथा नीचे बैठे लोग आंगन से कचरा साफ करने और सामान इधर उधर करने लगे। यह गतिविधि का केंद्र था। वो हेंग भी कुछ देर के लिए शामिल हुए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कोई खास मदद नहीं मिलेगी, इसलिए वे जल्द ही अपने कमरे में लौट गए। उसने सीमा का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बी दुनिया में चला गया। अन्यत्र सीमा द्वार से बाहर निकलने पर भी वह अभी भी प्रबंधक का कार्यालय ही था। बर्फ के टुकड़े फिर से खिड़की के बाहर तैरने लगे। यह भारी तो नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त है कि पहले से साफ की गई सड़कों को सफेद रंग की एक नई परत से ढक सके। उन्होंने वॉकी टॉकी निकाली और ली याहोंग को बुलाया। जल्द ही ली याहोंग एक लंबी काली डाउन जैकेट पहने हुए और क्यूई हानकै एक छोटी सफेद डाउन जैकेट और जींस पहने हुए एक के बाद एक आए। राजा क्यूई हानकै ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। तुम यहाँ कब आए? वो हेंग ने सिर हिलाते हुए पूछा। कल ट्रेन से आया था। तो फिर अंदर आ जाओ। वे एक साथ कमरे में दाखिल हुए और बैठने के लिए सीटें ढूंढ लीं। वो हेंग ने क्यूई हानकै से पूछा, तुम्हारी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है ना? अब दोनों महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों का प्रबंधन करती थीं। ली याहोंग शिन्फू शहर के प्रभारी थे, जो उनका अपना शहर था, आधार माना जाता है। क्यूई हानकै ने अनहुई शहर का प्रबंधन किया, जो उनके द्वारा लिया गया पहला निकटवर्ती शहर था। कोई बात नहीं, मैंने जाने से पहले सारे काम निपटा लिए थे, क्यूई हानकै ने कहा। हमें अगले शहर में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने जाना था, लेकिन तभी फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। अगले व्यापारिक केंद्र की स्थापना का निर्णय कुछ समय से लिया जा रहा था, लेकिन उत्तर में लगातार बर्फबारी के कारण योजना में अब तक देरी हो रही थी। और गोल्ड और सिल्वर द्वीप के मामलों के कारण वू हेंग के पास अगले स्थान पर जाने का समय नहीं था। जल्दी मत करो, वू हेंग ने कहा। क्यूई हानकै ने सिर हिलाया। वू हेंग ने फिर ली याहोंग की ओर देखा, इस तरफ कोई समस्या है? ली याहोंग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैंने बेस में जांच की है और बाकी विदेशी भाषाएं काफी विशिष्ट हैं, ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। हम देखेंगे कि क्या हम बाहर से भर्ती कर सकते हैं। कुछ छोटी या अस्पष्ट भाषाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। आखिरकार यदि आपको कुछ उन्नत प्रौद्योगिकी या उपकरण चाहिए थे, तो वे बड़े शक्तिशाली देशों के पास ही थे। यदि किसी छोटे स्थान की भाषा भी अस्पष्ट है, तो वहां कुछ भी उन्नत होने की संभावना और भी कम है। अधिक से अधिक यह सोने के व्यापार के लिए हो सकता है। बेशक सोना भी महत्वपूर्ण था। उनकी बात सुनकर, यह देखकर कि किसी को कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने आगे कहा, मुझे आपसे कुछ सामान इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जितनी जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था करें। दोनों महिलाएं गंभीर दिख रही थीं और ध्यान से सुन रही थीं। वो हेंग ने आगे कहा, सबसे पहले निर्माण वाहन जैसे लोडर, उत्खनन यंत्र वगैरह। कई तरह के वाहन इकट्ठा करना अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम कुछ कंकालों का इंतजाम कर सकते हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल करना सीख सकें। दूसरा बिंदु बेस में उन लोगों के बारे में है जो निर्माण इंजीनियरिंग को समझते हैं। उन्हें कंकालों को प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखें कि क्या शहर के आसपास ईंट और सीमेंट कारखानों में उत्पादन फिर से शुरू करना संभव है। वो हेंग की बातें सुनकर दोनों महिलाएं थोड़ी स्तब्ध रह गईं। यह स्पष्ट था कि कोई निर्माण परियोजना शुरू होने वाली थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, कोई और प्रश्न नहीं पूछा और सहमति में केवल सिर हिला दिया। ठीक है, मैं देख लूंगा, एक ने कहा। दूसरे ने कहा, मैं अपने पक्ष को भी उन वाहनों को वापस लेने के लिए सूचित करूंगा। मामलों पर चर्चा के बाद दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। वो हेंग ने ली याहोंग की भौहें ऊपर उठाकर इशारा किया। यह सुनकर उसके गाल लाल हो गए। जैसे ही क्यू हानकै कमरे से बाहर निकली, ली याहोंग उसके पास आया और बोला, मैंने आज रात सिस्टर हानकै से मेकअप सीखने का वादा किया था। अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह कहकर उसने उसका चेहरा चूमा और बाहर चली गई। क्यूई हानकै से बात करते हुए वे नीचे की ओर चले गए। वे दोनों कब इतने करीब आ गए? शाम के समय वो हेंग गोल्ड और सिल्वर आइलैंड एस्टेट में लौट आया। ऊपर से नीचे आते हुए मिनी आंद्रे विलो को कमरे का विवरण समझा रही थी। वो हेंग को नीचे आते देख वह तुरंत मुस्कुराई, मास्टर, रात का खाना तैयार है। हम तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर मैं नीचे नहीं आया हूं, वो हेंग ने मिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वे भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारे नए घर में हमारा पहला भोजन है, बेशक आप हमारे साथ खाएंगे। सही। वे दोनों एक साथ भोजन कक्ष में पहुंचे। लंबी डाइनिंग टेबल पर 12 कुर्सियां रखी हुई थीं। वे तीनों एक तरफ बैठ गए। सामान्य से ज्यादा खाना होने के बावजूद बड़ी मेज पर थोड़ा कम लग रहा था। थोड़ा सा खाने के बाद वो हेंग ने आंद्रे विलो की ओर देखा, सिटी हॉल में कोई समस्या है? वास्तव में नहीं, हर कोई काफी सहयोगी है। आंद्रे विलो ने ऊपर देखा और जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना मत भूलना। आंद्रे विलो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मालिक हमारे आसपास हो तो कौन हमें धमकाने की हिम्मत करता है। खाने की मेज पर बैठते हुए वो हेंग ने आंद्रे विलो की ओर देखा, वेर, सिटी हॉल में सब ठीक है? कुछ खास नहीं, सभी लोग काफी सहयोगी थे, कोई समस्या नहीं थी। आंद्रे विलो ने ऊपर देखा। अच्छा, यह अच्छी बात है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, वो हेंग ने कहा। ठीक है मास्टर, आंद्रे विलो मुस्कुराया।
मिनी भी बोली, मास्टर, अभी अभी वेर बहन ने कहा कि आपके बेडरूम का बिस्तर बहुत बड़ा है, वह यह देखना चाहती है कि क्या यह आरामदायक है। वू हेंग ने आंद्रे विलो की ओर देखा, जिसने बड़बड़ाती हुई मिनी को चुटकी काटी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। सूप पीने के लिए सिर झुकाते हुए उसने धीरे से कहा, क्या मैं पी सकती हूँ? मास्टर, तो फिर चलो आज रात हम सब मिलकर यह काम करते हैं, नए घर में जाने का जश्न मनाने के लिए। वाह, मिनी खुशी से चिल्लाई। रात्रि भोजन के बाद तीनों अभ्यास के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चले गए। काम खत्म होने के बाद वे नहाए और साथ में आराम करने के लिए शयन कक्ष में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वू हेंग अपने सपनों से जाग गया। आंखें खोलकर उसने देखा कि आंद्रे विलो बिस्तर के किनारे पर बैठा कपड़े पहन रहा है। चिकनी सफेद पीठ और रोएंदार लोमड़ी की पूंछ। उसने नरम पूंछ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और आंद्रे विलो ने भी अपना सिर घुमाकर देखा। मास्टर, क्या मैंने आपको जगाया? नहीं, वैसे भी अब उठने का समय हो गया है। आंद्रे विलो ने गहरी नींद में सो रही मिनी की ओर देखा, फिर से नीचे झुकी और अपनी कोमल लाल जीभ उसकी ओर बढ़ा दी। वू हेंग ने उसे गले लगा लिया और धीरे से उसके चिकने कूल्हों पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर की अंतरंगता के बाद मिनी ने जम्हाई ली और अपनी आंखें खोली। आंद्रे विलो वापस बैठ गए और मिनी से उठकर नाश्ता तैयार करने को कहा। नाश्ता खाने के बाद मिनी ने कवच पहने वू हेंग की ओर देखते हुए पूछा, मास्टर, क्या आप भी आज बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैं पुराना घर वापस कर दूंगा, हम अब वहां वापस नहीं जाएंगे। मूल हवेली स्नेक बैज कंसोर्टियम से किराए पर ली गई थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं थी और इसे वापस करना पड़ा। उन्होंने स्नेक बैज कंसोर्टियम के साथ पहले से तय किए गए कमीशन का भी निपटान करने की योजना बनाई। ओह, तो ठीक है, मिनी ने कहा। सामान पैक करने के बाद वू हेंग और आंद्रे विलो एक साथ घर से बाहर निकले। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहुंचने पर आंद्रे विलो ने सिटी हॉल में प्रवेश किया, जबकि वू हेंग स्नेक बैज कंसोर्टियम में चले गए। वीआईपी कमरे के अंदर दरवाजा खुला और बैंगनी रंग का सूट पहने एक आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया। उन्होंने कमरे में वू हेंग को देखा और झुककर कहा, गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड पर स्नेक बैज कंसोर्टियम के प्रभारी व्यक्ति रोस्टैंड द्वीप मास्टर को नमस्कार करते हैं। गोल्ड और सिल्वर द्वीप के प्रभारी स्थानीय व्यक्ति। वू हेंग ने भी उसे देखा, वह लंबा और पतला था, उसकी भौहें उठी हुई थीं और आंखें पतली थीं। वह एक बहुत ही चतुर व्यक्ति लग रहा था। वू हेंग ने उसे पहले भी देखा था, लेकिन किसी बैठक में नहीं, वह द्वीप के कुछ व्यापारियों के साथ बैठक कर रहा था। जल्दी से देखने के बाद उसने प्रतीक चिन्ह निकाला और उस आदमी को देते हुए कहा, मैं पिछले घर का किराया और जो कमीशन मैंने दिया था उसका हिसाब किताब करने आया हूँ। क्या वे तैयार हैं? हाँ, उस आदमी ने प्रतीक लिया, दरवाजा खोला और सीधे उसे बाहर खड़े कर्मचारियों को दे दिया। फिर वह स्वयं वापस बैठ गया। उसने बोलना शुरू किया, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए एक उपहार लाने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि समय नहीं निकाल पाया। नए साल के बाद कंसोर्टियम की योजना पड़ोसी समुद्रों में व्यापार का विस्तार और व्यापार की मात्रा बढ़ाने की भी है। इसके लिए हमें जमीन के मामलों में आइलैंड मास्टर को परेशान करना होगा। वू हेंग ने कुछ देर तक सुना और फिर उदासीनता से कहा, जब समय आएगा तो सिटी हॉल के पास एक एकीकृत योजना होगी, जब तक यह प्रक्रिया का अनुपालन करता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। वह व्यक्ति कुछ देर रुका और फिर बोला, इस कंसोर्टियम के विकास में कई पहलुओं में सहयोग शामिल है। हम द्वीप पर निर्माण कार्य के लिए आइलैंड लॉर्ड्स मेंशन को स्थानीय राजस्व का 5% देने की योजना बना रहे हैं। अब उन्होंने सीधे पैसे देने की पेशकश शुरू कर दी है। वू हेंग ने निहितार्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा। इसका उद्देश्य अच्छे संबंध स्थापित करना तथा स्थानीय संघ को अपने साथ जोड़ना था। वू हेंग ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यक हो तो सामान्य सहयोग ठीक है। उस आदमी की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैसे देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसने वू हेंग की ओर देखा और सोचा कि क्या उसे किसी माध्यम से पता चला है कि संघ ने शवों के संग्रह की मात्रा सीमित कर दी है। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए, यह बात लीक नहीं हो सकती थी। इस पर विचार करते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। 3 ताबूत लाकर जमीन पर रख दिए गए। इन्हें खोलो, आदमी ने कहा। ताबूतों को एक एक करके खोला गया, जिससे अंदर रखी लाशें बाहर आ गईं। अभिलेखों को देखते हुए उस आदमी ने कहा, 3 लाशें, 2 स्तर 12 लोहार और 1 स्तर 13 मैकेनिक। जहां तक इस बात का सवाल है, वू हेंग को कोई उम्मीद नहीं थी। उसने इतने सारे समुद्री डाकुओं को मार डाला था, फिर भी यहाँ प्रस्तुत शव इतने ही स्तर के थे। वू हेंग ने सीधे कहा, उन्हें वापस ढक दो और अंतिम भुगतान तय कर लो। ताबूतों को फिर से बंद कर दिया गया और वू हेंग ने उन सभी को स्पेस रिंग में संग्रहित कर दिया। बगल में मौजूद कर्मचारी अंतिम भुगतान की गणना कर रहे थे, जबकि प्रभारी व्यक्ति ने आगे कहा, लॉर्ड आइलैंड मास्टर, आप एक नया कमीशन प्रस्तुत कर सकते हैं और हम आपकी इच्छानुसार शवों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई जरूरत नहीं, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है, वू हेंग ने सीधे कहा। ऐसा नहीं है कि शुरू में सहयोग विशेष रूप से सुचारू रूप से चल रहा था। इसके अलावा अब वह एसोसिएशन के ध्वजवाहक थे और उन्हें एक निश्चित दर्जा प्राप्त था। कंसोर्टियम से शव खरीदना तर्कसंगत कार्य नहीं होगा। यदि उन्होंने पहले भी ऐसा किया हो तो भी अब वह ऐसा नहीं कर सकते थे। बेशक वह लाशें इकट्ठा करना जारी रखेगा, लेकिन लोपास सिटी के माध्यम से। वू हेंग का फिर से इनकार सुनकर उस आदमी ने जल्दी से कहा, लॉर्ड आइलैंड मास्टर, पहले समुद्री डाकू गतिविधियां समुद्र में बड़े पैमाने पर होती थीं, जिससे कई सामानों को पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। वू हेंग ने उसकी ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उच्च स्तरीय निकायों के मुद्दे से अवगत था। वू हेंग ने कहा, जब भी आवश्यकता होगी हम अपना सहयोग जारी रखेंगे। आदमी के चेहरे से सहज भाव गायब हो गया। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या कहे। इसलिए उसके पास अपना मुंह बंद करने और आगे कुछ न बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टाफ सदस्य ने भी हिसाब लगाकर कीमत तय कर ली थी। वू हेंग ने अंतिम भुगतान किया। कमरे से बाहर निकलते हुए वह आदमी उसके पीछे पीछे आया, लॉर्ड आइलैंड मास्टर, अगर भविष्य में आपको कोई जरूरत हो तो आप सीधे हमारे पास आ सकते हैं। कंसोर्टियम आपकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। वू हेंग बिना कोई और जवाब दिए बाहर चले गए। हालांकि जब वह बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बहुत से लोग वहां इकट्ठे थे और किसी चीज को देख रहे थे। उनकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उसने उन पर नजर डाली। वू हेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशेष वस्तु जल राक्षस शंख प्रभाव, यह जल तत्व से बनी समुद्री शार्क में संघनित हो सकती है और लक्ष्य पर आक्रमण कर सकती है, जिससे काटने और जल विष से क्षति हो सकती है। विनिमय शर्त, संविधान बदलने वाले अमृत की 2 बोतलें। विनिमय स्थान, येको किंगडम, नेटली शहर। अध्याय 582, अध्याय 478, अपना सिर खो दिया। अध्याय 582, अध्याय 478, अपना सिर खो दिया। विनिमय की एक परिचित विधि। वू हेंग ने एक नजर इधर उधर देखा और बिना रुके सीधे बाहर चला गया।
वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था, उसका रवैया अभी भी सम्मानजनक था। अगली बार फिर आने पर आपका स्वागत है। वू हेंग ने सिर हिलाया। उसने दरवाजे पर गाड़ी मंगवाई और सीधे जागीर में वापस चला गया। रास्ते में ग्लेंडा वापस उड़ गई। वह सीधे उसके शरीर में चली गई। साझा की गई छवि सामने आई, जिससे उस कमीशन की पुनः पुष्टि हुई जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। आदान प्रदान के लिए आवश्यक प्रारूप और सामग्री वही थी जो उसने पिछली बार देखी थी, और वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि यह उसी व्यक्ति द्वारा पोस्ट की गई थी। पिछली बार उन्होंने अमृत के स्थान पर एक छड़ी का प्रयोग किया था, जिसके शरीर पर प्रहार करने से मानसिक हेरफेर और सम्मोहन जैसे नकारात्मक प्रभाव दूर हो सकते थे। यह समुद्री डाकू गांव के समय से ही प्रभावी था, और बाद में मिलिसेंट को बचाने में भी इसने एक निश्चित भूमिका निभाई थी। प्रभाव अभी भी काफी संतोषजनक थे। इस बार यह भी एक विशेष आइटम था। यह बहुत आशाजनक भी लग रहा था। गाड़ी हवेली के प्रवेश द्वार पर रुकी। पहरेदार कंकाल ने गेट खोला और वू हेंग सीधे अंदर चला गया। उन्होंने मिनी का अभिवादन किया, जो निराई कर रही थी, और फिर एक विशाल क्षेत्र में ट्रेन कैप्टन की टोपी पहन ली। ट्रेन की सीटी बजी और फैंटम ट्रेन उसके सामने रुक गई। वू हेंग ट्रेन में चढ़े और यात्रा कार्यक्रम में नेटाली सिटी का नाम भर दिया। सीटी फिर बजी और रेलगाड़ी शून्य में डूब गई तथा दृष्टि से ओझल हो गई। दोपहर करीब आ रही थी। ट्रेन नेटाली शहर के बाहर ग्रामीण इलाके में दिखाई दी। वू हेंग उतर गया, अपना लबादा पहना और सीधे शहर की ओर चल पड़ा। येको साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। उनकी पहली यात्रा के दौरान पूरा शहर हलचल से भरा हुआ था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और अन्य जातियों के भी कई लोग दिखाई दे रहे थे। अब सड़कें कुछ सुनसान लग रही थीं। वातावरण में एक अकथनीय गंभीरता व्याप्त थी। शहर में प्रवेश करने के बाद वह सीधे सराय के नीचे स्थित स्नेक बैच कंसोर्टियम में गया। अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वू हेंग ने बुलेटिन बोर्ड पर नजर डाली और वही कमीशन पाया। उसने उसे सीधे नीचे उतार लिया। काउंटर के पास आकर उसने कहा, मैं यह कमीशन लूंगा। स्टाफ सदस्य ने कमीशन को देखा। ग्राहक, आपको पहले से ही अमृत उपलब्ध कराना होगा और हम एक पेशेवर कीमियागर से इसका निरीक्षण करवाएंगे। वू हेंग ने अमृत निकाला और उसे सीधे सौंप दिया। ग्राहक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, कर्मचारी ने कहा। वू हेंग ने सिर हिलाया और थोड़ी दूरी पर इंतजार करने लगा। जल्द ही कर्मचारी वापस आया। ग्राहक, यह कमीशन का सामान है, कृपया इसकी जांच कर लें। इसके साथ ही वे एक ब्रोकेड बॉक्स के ऊपर से गुजरे। जब बक्सा खोला गया तो उसमें हथेली के आकार का एक चिकना शंख निकला। जल दैत्य शंख। श्रेणी विशेष वस्तु। प्रभाव, शंख बजाने से जल तत्व शार्क का आवाहन होता है। गैरजलीय वातावरण में जल तत्व शार्क लक्ष्य पर प्रहार करेगा, जिससे प्रभाव क्षति होगी। जलीय वातावरण में यह लक्ष्य पर लगातार हमला करते हुए 30 मिनट तक रह सकता है। दुष्प्रभाव, प्यास और भूख की तीव्र अनुभूति। वर्णन, एक प्राकृतिक रूप से निर्मित विशेष वस्तु जो अक्सर अपने मूल वातावरण से संबंधित प्रभाव डालती है। वू हेंग की भौहें ऊपर उठ गईं, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। एमरल्ड सैंड टेबल की तरह यह प्राकृतिक रूप से निर्मित विशेष वस्तुओं से संबंधित था, जो प्रकृति द्वारा निर्मित कलाकृतियां हैं। ऐसी प्राकृतिक विशेष वस्तुओं के आमतौर पर बहुत अधिक प्रतिकूल दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इस वस्तु का दुष्प्रभाव भूख की तीव्र अनुभूति थी। इसे वास्तव में कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त भोजन और पेय तैयार करने से ही यह समस्या हल हो जाएगी। लाया गया प्रभाव भी आयोग में प्रस्तुत प्रभाव से अधिक व्यापक था। शंख बजाने से जल तत्व शार्क का आह्वान होता है, जिसका उपयोग 2 परिदृश्यों में किया जा सकता है। एक गैरजलीय वातावरण है, जो संभवतः भूमि की ओर संकेत करता है, जहां जल तत्व शार्क लक्ष्य पर हमला करेगी। जलीय वातावरण में यह 30 मिनट तक लगातार लक्ष्य पर हमला कर सकता है। और गोल्ड और सिल्वर द्वीप के बाहर विशाल समुद्र था। यह निश्चित रूप से उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, वू हेंग ने कहा। स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और झुककर सामने डेस्क पर लौट गया। वू हेंग उठकर जाने ही वाला था कि एक आकृति सीधे उसके सामने आ गई। इसके अलावा वह एक लबादा पहने हुए थे और उनके बालों की सुनहरी लटें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। सर, मैंने कमीशन पोस्ट कर दिया है। इस बार मुझे लगता है कि हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए। अंदर से एक शांत महिला की आवाज आई। यह वही व्यक्ति था जिसने अंतिम लेनदेन के बाद उससे बात की थी। जरूर, हम कहाँ बात करेंगे, वू हेंग ने कहा। मैंने पहले ही एक कमरा बुक कर लिया है। कृपया इधर आइए, महिला ने उसे एक कमरे में ले जाते हुए कहा। कमरे के अंदर यह कंसोर्टियम का वीआईपी कमरा था। चूंकि यह एक तहखाना था, इसलिए प्रकाश स्रोत के रूप में कई प्रकाशमान पत्थर स्थापित किए गए थे। महिला ने अपने सामने बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उसने अपना हुड उतार दिया, जिससे उसके सुनहरे लंबे बाल और नीलम जैसी नीली आंखें दिखाई देने लगीं। वू हेंग उसकी हरकतों से कुछ आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे, उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी नीली आंखें चमकदार और स्पष्ट थीं। यद्यपि उसने भाड़े के सैनिक की तरह कपड़े पहने थे, फिर भी वह निश्चित रूप से भाड़े के सैनिक नहीं थी। वह विलासिता में पली भी एक युवा महिला की तरह लग रही थी। वह ज्यादा उम्र की नहीं थी। मानव जाति के अनुसार वह लगभग 18 या 19 वर्ष की होगी। क्या आप अपना हुड नहीं उतारेंगे, साहब? मैंने अपना चेहरा दिखा दिया है, महिला ने असंतोष के भाव से कहा। वू हेंग ने उदासीनता से कहा, चलो व्यापार की बात करते हैं। वह महिला पहले तो हैरान हुई, फिर सीधे बोली, मैं तुम्हें अपनी कीमियागर के तौर पर काम पर रखना चाहती हूँ। मुआवजा एक बड़े कीमियागर के बराबर होगा, चाहे खजाना हो या औरतें, मैं तुम्हें सब मुहैया करा सकती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के संविधान को बदलने के लिए अमृत बनाने में आपकी मदद करूं? महिला ने इनकार नहीं किया। हाँ, अपनी शर्तें बताइए। वू हेंग ने फिर से उसकी ओर देखा, काफी साहसिक बयान। ऐसा लग रहा था कि वह युवती किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आई थी, तथा वह काफी आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के अमृत का निर्माण अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ तक कि 2 बोतलें बनाने में भी काफी समय लगेगा। महिला ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारे लिए सामग्री इकट्ठा कर दूंगी। तुम्हें बस रोजाना अमृत बनाने पर ध्यान देना है। कोई जरूरत नहीं। अगर अगली बार मैं इसे बना पाया तो मैं इसे तुम्हें बेचता रहूंगा, वू हेंग ने सीधे कहा। महिला गंभीर दिखी और उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें सुरक्षा दे सकती हूँ, इसलिए तुम्हें काले लबादे के नीचे छिपना नहीं पड़ेगा। यह उसके साथ एक भगोड़े जैसा व्यवहार था। वू हेंग का स्वर शांत रहा, और कोई बात है? अगर नहीं तो अगली बार जब मौका मिलेगा हम फिर मिलेंगे। महिला के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदल गए और उसने 2 बार अपनी कमर पर रखे हथियार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ हटा लिया। यह देखकर वह दरवाजे तक चला गया था। उसकी आंखें तेजी से घूम गईं और उसने कहा, सर, आप गोल्ड और सिल्वर द्वीप से आए हैं, है ना? वू हेंग ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा और कहा, मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि आप मुझे मनाने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करेंगी।
गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड में बदलाव आया है। एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में समुद्री डाकुओं का सफाया कर दिया है और पूरा एमराल्ड सागर समुद्री व्यापार के युग का गवाह बनने वाला है। क्या आप गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड पर बसने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको एक निजी जहाज, एक घर और रहने का खर्च दे सकती हूँ। इसके बदले में मैं वादा करती हूँ कि 5 दिनों के भीतर आप मुझे अमृत की 2 बोतलें देते रहेंगे, महिला ने तेजी से कहा। तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन बहुत अधिक धन होने की शिकायत कौन करेगा? वू हेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं 5 दिनों के भीतर आपके लिए अमृत का उत्पादन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन विशेष आइटम के आदान प्रदान के अलावा मुझे जल्दी ऑर्डर के लिए अतिरिक्त शुल्क की भी आवश्यकता होगी। अपनी कीमत बताओ। फिलहाल मुझे तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं सूझ रही जो मुझे चाहिए। इसे अपना एक वादा समझो, जब मुझे पता चलेगा तो तुम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करोगे। महिला की आंखें तेजी से घूम गईं। ठीक है, लेकिन यह कुछ खजाने और धन प्रदान करने तक ही सीमित है। आप मुझे कुछ करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सहमत हूं। 5 दिन में वही जगह। अच्छा। वो हेंग उठे और सीधे कमरे से बाहर चले गए। महिला ने भी अपना हुड पहना और उसके साथ चली गई। शहर की दीवारों से बाहर निकलकर वो हेंग ने जंगल में एक एकांत स्थान ढूंढा, ट्रेन में सवार हुए और गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वापस आ गए। रात्रि भोजन के समय फिलिपा भी जागीर में आई और उसने भव्य आंगन और इमारतों को देखा। उसने अतिशय उत्साह प्रदर्शित किया। वह कई बार आंगन और हॉल में दौड़ी। बगल में बैठा हरा तोता अपने पंखों से अपना चेहरा ढककर सोफे की दरार में दुबक गया। रात के खाने के दौरान फिलिपा ने पूछा, वो हेंग, क्या तुमने मेरे लिए कोई नौकरी का प्रबंध किया है? वो हेंग ने एक पल सोचा और अपनी स्पेस रिंग से 3 जहाजों के दस्तावेज निकाले। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें बंदरगाह पर खड़े 3 जहाज उपहार में दिए हैं। आपका काम उनका निरीक्षण और नवीनीकरण करना है और शुरुआत में उन्हें हमारे युद्धपोतों के रूप में इस्तेमाल करना है। फिलिपा ने अपनी उंगलियों से चिकनाई चाटी और जहाज के दस्तावेज उठाकर देखने लगी। वाह, ये तो बड़े बड़े युद्धपोत हैं, है ना? क्या व्यापारिक बेड़े ने तुम्हें ये उपहार में दिए हैं? पैसा कमाने के मामले में द्वीप का स्वामी होना समुद्री डाकू होने से कहीं बेहतर है। समुद्री डाकुओं के बारे में बात करते मत रहो। आ, समझ गया। फिलिपा ने तुरंत बात मान ली और फिर बोली, चालक दल का क्या? क्या मैं उन्हें भर्ती करूं या आप करेंगी? वो हेंग ने कहा, अभी भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नाविकों के रूप में कंकालों का उपयोग करेंगे। परिवर्तित कंकाल सभी पूर्व जन्मों में समुद्री डाकू थे। उन्हें जहाजों के संचालन में कोई समस्या नहीं होगी। कंकाल, हाँ, ये तो काम कर गया। बाद में मेरे लिए बोलने वाले उपकरणों में से एक का इंतजाम कर देना, और वो आग उगलने वाले हथियार भी। मैं समुद्री डाकुओं से लड़ने समुद्र में जा रहा हूँ। फिलिपा ने जहाज के दस्तावेज जेब में रख लिए। ठीक है, पहले जहाजों को देखो, फिर मैं उन्हें तुम्हारे लिए स्थापित कर दूंगा। ठीक है। रात के खाने के बाद फिलिपा काफी देर तक रुकी रही। क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, वो हेंग ने फिलिपा से कहा। फिलिपा ने अपने बगल में खड़ी दोनों नौकरानियों की तरफ देखा। नहीं, मैंने मिलिसेंट को पहले से नहीं बताया। अगर मैं वापस नहीं आई तो उसे चिंता होगी। शायद अगली बार। वो हेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और 2 कंकालों का प्रबंध कर दिया उसे घर ले जाने के लिए। फिर वह दोनों नौकरानियों के साथ स्नान करने के लिए ऊपर चला गया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह वो हेंग अध्ययन कक्ष में थे और गोल्ड एवं सिल्वर द्वीप के मास्टर प्लान की समीक्षा कर रहे थे। ब्लूप्रिंट की एक प्रति सिटी हॉल से प्राप्त की गई थी और यह ओकम की थी। यद्यपि वह एक समुद्री डाकू था, फिर भी ओकम अपने क्षेत्र के विकास के महत्व को समझता था। मास्टर प्लान स्पष्टतः अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था। पूरे द्वीप को सावधानीपूर्वक विभाजित किया गया था। इसमें नए बंदरगाहों, वाणिज्यिक सड़कों और आवासीय क्षेत्रों का निर्माण शामिल था। यह अच्छी तरह से योजनाबद्ध लग रहा था। जैसे ही वह इसे देख रहा था, दस्तक दस्तक दस्तक, अचानक दरवाजा खटखटाया गया। मिनी की आवाज भी आई, मास्टर, एसोसिएशन से स्टीवर्ड शिलिगुई यहाँ है। शिलिगुई यहाँ है, उसे अंदर आने दो। दरवाजा खुला और शिलिगुई चांदी के कवच में एक हाथ तलवार की मूठ पर रखे सीधे अंदर चली आई। शिलिगुई ने कहा, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इतने अच्छे घर में रहकर जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। वो हेंग ने मुस्कुराते हुए बताया, यह सब समुद्री डाकुओं ने बनाया था, मैंने बस इसे रहने के लिए ले लिया। शिलिगुई बैठ गए और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बोले, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मैंने देखा कि हॉल भी ठंडा है। यह कौन सा उपकरण है? यह वो हेंग के घर की उनकी पहली यात्रा थी और एयर कंडीशनिंग के साथ उनका पहला अनुभव था। एयर कंडीशनिंग। अगर गर्मी लगे तो आप ठंडक पाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। हम शायद किसी और वक्त। शिलिगुई ने अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाते हुए कहा, लाइट हाउस स्ट्रीट पर एक मौत हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेड़े के एक प्रबंधक की अपने ही कमरे में मौत हो गई। मैंने लोगों से जांच करवाई है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। हमें चाहिए कि आप स्थिति पर नजर डालें। आप वेंशी प्रदर्शन करना चाहते हैं? शरीर का सिर गायब है, क्या हम फिर भी पूछ सकते हैं? तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। बिना सिर के कैसे पता चलेगा कि कौन मरा? उसकी मालकिन उसके नितंबों पर एक जन्मचिन्ह पहचानती है, जो लगभग निश्चित रूप से मृतक की पहचान की पुष्टि करता है। अध्याय 583, अध्याय 479, मुझे इसे उधार लेने दो। अध्याय 583, अध्याय 479, मुझे इसे उधार लेने दो। किसी को उसके नितंबों से पहचानना, यह सचमुच एक दुर्लभ विधि है। वो हेंग ने पूछना जारी रखा, क्या आपने उस मालकिन से नहीं पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है या क्या उसने हाल ही में कोई दुश्मन बनाया है? हमने तो ऐसा किया था, लेकिन पीड़िता अपनी मालकिन को द्वीप पर ले आई थी और उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमने पहरेदारों और नौकरों से भी पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शिलिगुई ने उसकी तरफ देखा, तो हम आपसे, सच्चे नेक्रोमेंसर से, यह पूछने आए हैं कि क्या आपके पास कोई उपाय है? इस दुनिया में जांच करना वास्तव में काफी कठिन है। वहां कोई निगरानी नहीं है, उंगलियों के निशान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, तथा जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और वित्तीय संसाधन भी नहीं है। कुछ उपकरण या विशेष वस्तुएं हो सकती हैं जो जांच में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे काफी दुर्लभ हैं। यदि कुछ दिनों के भीतर कोई स्पष्ट दिशा या लक्ष्य नहीं मिलता है, तो किसी को भी पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। वो हेंग ने उसकी नजर से नजर मिलाई। गोरी एल्फ बहन की आंखों में एक प्रकार की उम्मीद थी। शायद क्योंकि यह स्टीवर्ड के रूप में उनका पहला मामला था, इसलिए उन्होंने इसे काफी गंभीरता से लिया। हाँ, उस सचमुच। शिलिगुई की आंखें चमक उठीं। क्या हत्यारे ने कोई सामान छोड़ा है? वो हेंग ने पूछा। शिलिगुई ने भौहें चढ़ाई। हत्या? कौन कुछ पीछे छोड़ेगा? कुछ भी यादृच्छिक, शायद हत्यारे के शरीर से कुछ भी काम आ सकता है।
शिलिगुई ने एक पल सोचा और स्पेस रिंग से अगरबत्ती की आधी छड़ी निकाली। क्या यह काम करेगा? अगरबत्ती जलाने पर कमरे में खुशबू का सामंजस्य हो जाता है, खून की गंध छिप जाती है। केवल अगरबत्ती का सिरा ही जलता रहा। यदि और अधिक देरी की गई तो धूप पूरी तरह जल जाएगी। मुझे भी यकीन नहीं है, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। मेरे साथ आओ। वो हेंग उठे और कमरे से बाहर चले गए। वह शिलिगुई को अपने साथ ऊपर ले गया। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कंकाल पैगंबर एक कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही दोनों अंदर गए उसने अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा घुमा दिया। शिलिगुई ने गहरी भौहें चढ़ाई। उसने कंकाल के ढांचे को ध्यान से देखा और उसकी पहचान जानने की कोशिश की। यह परिचित सा लगा, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। अगला कदम क्या है? शिलिगुई ने पीछे से फुसफुसाया। यहाँ आओ। शिलिगुई करीब आ गया। वुहेंग ने धूपबत्ती का छोटा टुकड़ा कंकाल पैगंबर को सौंपते हुए कहा, उसे यह पता लगाने में मदद करें कि यह धूपबत्ती किसकी है और क्या वे हत्या में शामिल हैं। कंकाल पैगंबर ने एक हाथ से धूपबत्ती मेज पर रख दी तथा दूसरे हाथ से शिलिगुई की बाह तेजी से पकड़ ली। वह अचंभित रह गई। जैसे ही उसने वुहेंग से प्रश्न करने के बारे में सोचा, उसकी पुतलियां अचानक खाली हो गईं, मानो उसने अपनी आंखें खोलकर कोई स्वप्न देखा हो। थोड़ी देर बाद कंकाल पैगंबर ने उसकी बाह छोड़ दी। शिलिगुई की पुतलियां पुनः केंद्रित हो गईं, उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने कंकाल की ओर देखा और वह जानती थी कि यह शव किसका था। एक क्षण के झटके के बाद वह तेजी से नोंगशिन की ओर मुड़ी। उसे शराब खाने में खाते हुए पाया। कितना बेशर्म। मैं उसे पकड़कर बाद में तुम्हें बताऊंगी। वुहेंग के जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से चली गई। यार्ड में बख्तरबंद वाहन के पास खड़े 2 दस्ते के सदस्यों को साथ लेकर वह तेजी से चली गई। मिनी बड़े करीने से कटे फलों की एक थाली पकड़े हुए रसोई से बाहर आई। स्टीवर्ड क्यों चले गए? वह एक मामले की जांच कर रही है, इसलिए वह पहले चली गई। ओह, तो मास्टर आप ही खाइए। मिनी ने कटे हुए फल उनकी ओर बढ़ा दिए। ब्लैक क्रोज नेस्ट टैवर्न में एक निजी कमरे में चमड़े का कवच पहने एक काले रंग का चोर खिड़की के सहारे खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था। उसके कोने में एक बड़ा बैग रखा था। यदि वह बाहर झुकता तो उसे बंदरगाह दिखाई देता। एसोसिएशन के सदस्य जहाज पर सवार लोगों की पहचान सत्यापित कर रहे थे। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड कुछ खास नहीं है, यह तो अयोग्य लोगों का एक समूह है। वह हंसकर मेज पर वापस बैठ गया और मेज पर रखा खाना खाने लगा। पूरा मामला उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चला। जब एसोसिएशन के लोग वहां पहुंचे तो वह दर्शकों की भीड़ में खड़ा था। उन लोगों ने केवल व्यापारियों के पहरेदारों और नौकरों से ही पूछताछ की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार जब उसे वादा किया गया इनाम मिल गया तो वह जहाज लेकर चला गया। उसके बाद इस पूरे मामले का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। खूनी इमिलो, खूनी नेक्रोमेंसर। अगर मुझे पता होता कि यह इतना आसान है तो मैं तैयारी में इतना समय नहीं लगाता। खाना खाते समय वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। बाहर वह स्थान वास्तविकता से कहीं अधिक खतरनाक बना हुआ था, जिसके कारण वह कार्रवाई करने में झिझक रहा था। अब इसके बारे में सोचते हुए उसे यह सब कुछ हास्यास्पद लगा। पट पट पट। अचानक दरवाजे की ओर तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया और खिड़की की ओर भागा। धमाक। निजी कमरे का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। बिना एक पल भी देखे उसने अपना बैग उठाया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह उतरा, कई लोग चारों ओर से उस पर टूट पड़े। इससे पहले कि वह अपने पैर जमा पाता, उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके सारे हथियार और बैग छीन लिए। शिलिगुई ने खिड़की से नीचे देखा। नीचे खड़े टीम के सदस्य चिल्लाए, हमने उसे पकड़ लिया है, बैग में उसका सिर है। उसे बांधो, वापस लाओ, उसने आदेश दिया। टीम के सदस्यों ने उस आदमी को बांध दिया। जब शिलिगुई अन्य लोगों के साथ शराब खाने से बाहर आई तो वे सभी एक साथ एसोसिएशन की दिशा में चल पड़े। स्टीवर्ड, यह मुखिया वास्तव में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि का है, मैं उसे पहचान सकता हूँ। इस बार गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो गई, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है। हाँ, उपकार्यकारी शिलिगुई का अनुमान बहुत सटीक था, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि वे कहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। शिलिगुई गाड़ी में बैठे कई लोगों की बातचीत सुन रहे थे। दोपहर में शिलिगुई ने एक बार फिर जागीर का दौरा किया। उसने कहा, उस आदमी को पकड़ लिया गया है। उसके कबूलनामे के अनुसार मालकिन के पति ने ही उसे हत्या के लिए सुपारी दी थी और अब पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वुहेंग चौंका, क्या यह मालकिन ही है जिसने अपने नितंबों पर जन्मचयन के बारे में जानकारी दी थी? हम, यह वही है। एक बार जब यह व्यापारी प्रतिनिधि द्वीप पर आया तो मालकिन ने घर लौटना बंद कर दिया और उसके पति ने इसे बर्दाश्त न कर पाने पर एक हत्यारे को काम पर रख लिया, शिलिगुई ने समझाया। मामले की पूरी पृष्ठभूमि सुनने के बाद वुहेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह काफी नाटकीय था, कुछ कुछ किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। शिलिगुई ने सिर हिलाया। पूछताछ के दौरान जब उसने यह जवाब दिया तो उसे भी यह बिल्कुल अप्रत्याशित लगा। जांच के बाद पता चला कि यह हत्या एक जटिल प्रेम प्रसंग का परिणाम थी। मामले की बारीकियों को समझने के बाद शिलिगुई के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा, अब जब आप द्वीप के स्वामी हैं तो आप आमतौर पर इस तरह के मामलों को नहीं देखेंगे। मैं आपसे उस पैगंबर के कंकाल को मुझे सौंपने के बारे में बात करना चाहता हूं ताकि एसोसिएशन कुछ मामलों को निपटाने में मदद कर सके। यह सुनकर वुहेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वर्तमान में उसके पास केवल एक स्तर 18 कंकाल था। यह भी एक खजाना था। लेकिन शिलिगुई ने जो सुझाव दिया वह भी उचित था। उपयोग दर के संदर्भ में भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए उनके पास कम अवसर होंगे, जबकि एसोसिएशन अधिक विविध मुद्दों को संभालेगा। हालांकि वुहेंग के भी दुश्मन थे। गुप्त साधना हॉल, दिव्य दंड का चर्च। इसके अलावा पैगंबर के कंकाल को उजागर नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे गुप्त रखना बेहतर होगा। उन्होंने तुरंत अपने मन में विचार किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। कंकाल अभी भी तुम्हारा ही रहेगा, बस इसे हमें उधार दे दो, शिलिगुई ने उसे चौड़ी आंखों से देखते हुए कहा। हर बार जब वह कोई मदद मांगती थी तो उसके चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति होती थी। उसकी युवा उपस्थिति के साथ मिलकर इसका वास्तव में कुछ प्रभाव पड़ा। जल्दी मत करो, मुझे समझाने दो। वुहेंग ने अपने जादू से शिलिगुई के चाय के प्याले को फिर से भर दिया और आगे कहा, क्या तुमने गौर किया कि हाल ही में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें अक्सर सिर काटने और जीभ खींचने की घटनाएं शामिल हैं? शिलिगुई की भौहें सिकुड़ गईं और एक पल के लिए याद करने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। सचमुच ऐसा ही हो रहा था। वुहेंग ने बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि नेक्रोमेंसर लाशों से भी मामलों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, जो पूरे द्वीप में आम बात हो गई है। हर कोई जानता है कि सिर काट देने या लाश को बोलने से रोक देने से विस्तृत मामलों के बारे में सीधे पूछताछ नहीं हो पाएगी। यह शिलिगुई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच यही मामला था।
यह तथ्य कि द्वीप स्वामी एक नेक्रोमेंसर था पूरे द्वीप में फैल गया था। इतना ही नहीं, दूर दूर तक घूम रहे व्यापारी जहाज भी दुनिया भर में यह खबर फैला रहे थे। यह समझना कठिन नहीं था कि नेक्रोमेंसर द्वारा पूछताछ से कैसे बचा जाए। वो हेंग ने आगे कहा, तो जरा सोचिए, अगर आप कंकाल पैगंबर को एसोसिएशन के पास ले जाएंगे तो यह जानकारी और फैलेगी और अपराधी पैगंबर की जांच से बचने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। उनकी बात सुनकर शिलिगुई को लगा कि उन्होंने कुछ सही बातें कही हैं। कंकाल पैगंबर को एसोसिएशन में ले जाना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। आपका क्या सुझाव है? वो हेंग ने समझाया, यह मामला सिर्फ हमारे बीच ही जाना चाहिए। अगर भविष्य में आपको कोई मुश्किल मामला मिले जिसकी जांच करना मुश्किल हो तो बस अपराधी का सामान ले आइएगा। आपको उस व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं होगी। हम बिना कोई अतिरिक्त जानकारी लीक किए चुपचाप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। शिलिगुई ने चाय की चुस्कियां लेते हुए इस विषय पर विचार किया। आखिरकार उसने सहमति में सिर हिलाया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर तुम यहाँ न हो तो क्या होगा? मैं कंकाल का इस्तेमाल जांच के लिए कैसे करूंगी? तुम मिनी से मिल चुके हो, है ना? अब से जब भी तुम आओगे मैं उसे ही तुम्हें ले जाने के लिए कहूंगा। वो हेंग ने आगे कहा, तुम एक कार्यकारी हो फिर भी तुम खुद ही पकड़ने वाली टीमों का नेतृत्व क्यों कर रहे हो? नए उपकार्यकारी का अभी तबादला नहीं हुआ है। उसके बाद मैं कार्यभार नहीं संभालूंगी। शिलिगुई अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उन्होंने मामले और कंकाल पैगंबर पर चर्चा पूरी कर ली। वो हेंग ने फिर उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पास एक विचार है। क्या यह संभव है कि एसोसिएशन और द्वीप की गार्ड टीम मिलकर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो? आपका क्या मतलब है? इस समय द्वीप पर कोई गश्ती दल नहीं है और लोगों को तुरंत भर्ती करना थोड़ा मुश्किल है। क्या हम संघ के रक्षकों और स्क्वाड्रन सदस्यों को पहले प्रशिक्षण दे सकते हैं? मैं समन्वय के लिए कुछ कंकाल उपलब्ध करा सकता हूं। वो हेंग ने अपना विचार साझा किया। वास्तव में द्वीप से गार्ड टीम की भर्ती करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका समाधान शीघ्रता से किया जा सके। द्वीप पर अस्थायी रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अभी भी एसोसिएशन पर निर्भर रहना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं गश्त का इंतजाम कर सकता हूं। जहां तक आपके कंकालों की बात है, आप तय कर सकते हैं कि उन्हें तैनात करना है या नहीं। शिलिगुई ने एक पल सोचा और फिर सीधे सहमत हो गए। ठीक है, चलो अब इस पर फैसला कर लेते हैं। कल से गश्त शुरू करते हैं। इस हत्या के मामले ने भी हमारे लिए एक चेतावनी का काम किया है। वो हेंग ने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, मैं वापस आकर व्यवस्था कर दूंगा। वो हेंग मुस्कुराया, धन्यवाद। तुम बहुत बेवकूफ हो। शिलिगुई ने उसे एक नजर देखा और सुस्ती से खींच गई। उसका शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। ठीक है, मैं आज जल्दी उठ गई, इसलिए मैं पहले वापस जा रही हूँ। जरूर, जब भी समय मिले आ जाना। मुझे पता है। शिलिगुई मुस्कुराई, उसे देखा और इत्मीनान से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उन्होंने मिनी का भी अभिवादन किया। फिर वह जागीर छोड़कर चली गई। वो हेंग ने समय देखा, दोपहर के 1:20 हो रहे थे। उस दोपहर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि वह 2 दिनों से वहां नहीं गया था, इसलिए उसने अभी भी ज़ोंबी वर्ल्ड देखने जाने की योजना बनाई थी। अध्ययन कक्ष से उसने सीमा का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया। सीमा द्वार से बाहर कदम रखते ही वो हेंग ने सीढ़ियों से उतरते समय ली याहोंग को पुकारा। कुछ ही देर में ली याहोंग वहां आए और उन्हें इंजीनियरिंग वाहनों का संग्रह दिखाने ले गए। इंजीनियरिंग वाहनों की कतारें बड़े करीने से खड़ी थीं, जिनमें से अधिकांश एकदम नए थे, और एक और कंकाल योद्धा खड़े थे जिन्होंने ड्राइविंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सभी मेलबॉक्स भरे हुए हैं। ली याहोंग ने किनारे से टिप्पणी की। वो हेंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपने हर चीज के बारे में सोचा है। जब आप चीजों को संभालते हैं तो मुझे सबसे अधिक सहजता महसूस होती है। ली याहोंग ने पलकें झपकाईं। मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं भी उपनेता हूँ। वे दोनों बातें कर रहे थे। ली याहोंग के वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, बहन हांग, रेडियो रूम से खबर है कि क्यूई हानकै ने एक संदेश भेजा है। तो ही और अवरोधों को हटाने के लिए जिम्मेदार ट्रेन का संपर्क टूट गया है। वे राजा की तलाश कर रहे हैं। क्या ट्रेन का संपर्क टूट गया है? दोनों ने एक दूसरे को हैरानी भरी निगाहों से देखा। चलो रेडियो रूम में चलते हैं। अध्याय 584, अध्याय 480, फूला हुआ। अध्याय 584, अध्याय 480, फूला हुआ। रेडियो स्टेशन कक्ष। राजा, रेडियो स्टेशन की प्रभारी लड़की ने खड़े होते हुए कहा। जब उसने देखा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रशंसा की चमक थी। जिया यिंगेंग, क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? वो हेंग ने उसका नाम पुकारा। ली याहोंग इस छोर पर रेडियो स्टेशन के प्रभारी थे। उसका नाम जिया यिंगेंग था और उसे वो हेंग और उनकी टीम ने एक होटल से बचाया था। उस समय भी उसका पैर खराब स्थिति में था और वह केवल व्हीलचेयर का ही उपयोग कर सकती थी। बाद में कंकाल कीनिया वॉरलॉक ने उसका अमृत से इलाज किया था और वह लगभग ठीक हो गई थी। भले ही वह सामान्य व्यक्ति की तरह फुर्ती से नहीं चल पाती थी, लेकिन अब वह सामान्य रूप से चल सकती थी। यह अच्छी बात है, अब मूलतः कोई समस्या नहीं है, जिया यिंगेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह थोड़ा सा अपनी जगह पर दौड़ती हुई भी दिखी। अभिवादन के बाद वो हेंग ने सीधे पूछा, वहां क्यूई हान कैसे संपर्क करें? क्यूई हान क्या पिछली बार यहाँ आए थे? वो हेंग के जाने के बाद वह भी अनहुई शहर लौट आई। आखिरकार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान को बहुत लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ सकता था। जिया यिंगेंग जब रेडियो पर वापस बैठी और दूसरी तरफ से संपर्क किया, उसने माइक्रोफोन वो हेंग को दिया। कनेक्टेड। क्यूई हानकै, वहां क्या हो रहा है? वो हेंग ने सीधे पूछा। रेडियो पर क्यूई हानकै की आवाज आई। मैंने नई ट्रेन को समय से पहले रवाना कर दिया था ताकि पता लगाया जा सके कि बर्फ ने रेलवे को प्रभावित किया है या नहीं। आज सुबह मुझे ट्रेन से खबर मिली कि वह सफलतापूर्वक ग्रेट गोल्डन स्टेशन पर पहुंच गई है, लेकिन तभी उसे अवरोध का सामना करना पड़ा और आगे बड़ी संख्या में लोग बचे हुए थे और उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। क्यूई हानकै का स्पष्टीकरण लंबा और विस्तृत था। दूसरे शब्दों में, जो लोग संपर्क से बाहर थे उन्हें बचे हुए लोगों ने रोक दिया था, जिन्होंने नाकाबंदी की थी। अब उन पर नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में ज़ॉम्बी भयावह हैं, लेकिन सभी जीवित बचे लोग मित्रवत भी नहीं हैं। वो हेंग के समूह में अन्य ठिकानों पर विजय पाने की ताकत थी। यही कारण था कि जिन लोगों से उनका सामना हुआ वे सभी विनम्र थे, लेकिन अन्य बचे लोगों के बीच चीजें इतनी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण नहीं थीं। आपने जिस ग्रेट गोल्डन स्टेशन का जिक्र किया है, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? वो हेंग ने पूछा। करीब 3 घंटे लगेंगे। यह रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन है, ज्यादा दूर नहीं है। वो हेंग ने फिर पूछा, अभी ट्रेन कहाँ है? ली याहोंग ने उत्तर दिया, यह मेरे पास स्टेशन पर है, कल सामान वापस ले जाने के लिए तैयार है। तैयार हो जाओ, हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे और बचाव के लिए सीधे ग्रेट गोल्डन स्टेशन की ओर चलेंगे। ली याहोंग ने सिर हिलाया, ठीक है। वो हेंग ने फिर माइक्रोफोन में कहा, ट्रेन थोड़ी देर में रवाना होगी और जब यह आपके क्षेत्र से गुजरेगी तो आप भी उसमें चढ़ जाइए और हमारे साथ आइए। ठीक है। कार्य जारी करने के बाद
उन्होंने माइक्रोफोन जिया यिंगेंग को लौटा दिया और फिर प्रस्थान की तैयारी के लिए रेडियो स्टेशन कक्ष से बाहर चले गए। सर्दियों के दौरान उत्तर में जल्दी अंधेरा हो जाता है। खिड़की के बाहर पहले से ही घना अंधेरा था। ट्रेन ने रास्ते में क्यूई हानके को उठाया और ग्रेट गोल्डन स्टेशन की ओर आगे बढ़ी। क्यूई हानके का चेहरा कुछ गंभीर था और पूरी यात्रा के दौरान वह वू हेंग द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देती रही। इस बार जिन लोगों को खोजबीन के लिए नियुक्त किया गया था उनमें से कई उसके विश्वस्त अनुयायी थे, यानी वे लोग जिन्हें वह डोंगान गांव से लेकर आई थी। यद्यपि आधार की जनसंख्या बढ़ गई थी, वह अब भी महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं लोगों को सौंपती थी जिन पर उसे भरोसा था। अब उनसे कोई संपर्क न होने के कारण वह स्पष्टतः चिंतित थी। क्या आपने पास के शहर का अभिवादन किया? वू हेंग ने पूछा। क्यूई हंकाई ने आह भरते हुए कहा, मैंने उनसे पहले ही संपर्क कर लिया था और इसीलिए मुझे संदेह है कि उन्होंने हमारी स्थिति के बारे में सुना होगा और इसीलिए उन्होंने रेल की पटरियों पर अवरोध लगाया, अन्यथा कौन पटरियों को अवरुद्ध करेगा? सचमुच यह बात सही थी। बिना विशिष्ट जानकारी के कोई भी जानबूझकर रेलवे पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ज़ोंबी निश्चित रूप से रेलगाड़ी नहीं चलाते। अधिक संभावना यह थी कि किसी ने रेडियो पर सुना था कि सोने और चांदी के बदले में भोजन से भरी एक ट्रेन आ रही है जो उनके लिए बेकार थी, और उन्होंने भोजन लूटने का मूर्खतापूर्ण विचार सोचा। चिंता मत करो, पहले स्थिति देख लेते हैं, अभी वे नहीं मारेंगे, वू हेंग ने दिलासा दिया। क्यूई हानके ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ट्रेन कुछ देर और चलती रही और फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी होने लगी। ड्राइवर की कैब से आवाज आई, सिस्टर क्यू, हम स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो स्टेशन के अंदर बैठे लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सकता है। क्यूई हानकाई ने वू हेंग की ओर देखा। वू हेंग ने सीधे कहा, ट्रेन रोको, एक क्षण रुको। क्यूई हानके ने वॉकी टॉकी दबाया और आदेश दोहराया। ट्रेन रुक गई और पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। लाशें तेजी से पीछे से आ रही थीं। चीखते हुए, चक्कर लगाते हुए कंकाल उड़ते ड्रैगन द्वारा छीन लिए जाने पर वे मांस के गूदे में बदल गए। अपने दिमाग की एक झिलमिलाहट के साथ वू हेंग ने जियो को अपने शरीर से बाहर उड़ा दिया और अदृश्यता की आड़ में ट्रेन से बाहर उड़ा दिया। उन्होंने अपनी जांच करने के लिए रेल की पटरियों का अनुसरण किया। जल्द ही उसे एक स्टेशन मिल गया और वह सीधे वहां पहुंच गया। भाई हूं, वे दोनों ही नेता होंगे। कई लोगों ने दो आकृतियों को घसीटते हुए और उन्हें उछालते हुए कहा। दूसरी ओर एक फूला हुआ व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था, उसकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। मादरचोद, मेरे सामने घुटने टेक दो, भाई हूं नामक मोटा आदमी चिल्लाया। एक पैर ने उनके घुटनों पर प्रहार किया और दोनों आकृतियां घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। फूला हुआ भाई हूं खड़ा हो गया। उसका मोटा मांस एक छोटी पहाड़ी की तरह था जो उसके पीछे की रोशनी को अवरुद्ध कर रहा था। अपने सामने खड़े दो आदमियों की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या तुम सचमुच सोने के बदले भोजन का व्यापार करना चाहते हो? है, घुटनों पर बैठे लोगों में से एक ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक, भाई हूं ने अपना हाथ उठाया और एक सीधा थप्पड़ मारा जिससे वह आदमी जमीन पर गिर गया। उन्होंने आगे पूछा, आप में से कितने लोग हैं? यह जगह समतल करने के लिए पर्याप्त है, दूसरे आदमी ने कहा। बहुत चालाक मुंह है, भाई हूं ने अपनी विशाल हथेली को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे आदमी के कंधे को पकड़ते हुए व्यंग्य किया। थोड़ा सा प्रयास करने पर चरमराहट की आवाज सुनाई देने लगी। भाई हूं, उन्हें मत मारो, बगल में खड़े एक नौकर ने तुरंत बीच में कहा। भाई हूं की आंखें खुल गईं और उनके अंदर एक भयंकर प्रकाश चमक उठा। नौकर ने तुरंत समझाया, भाई हूं, चाहे वे वास्तव में व्यापार कर रहे हों या नहीं, उन्हें फिरौती के लिए भोजन के लिए अपने अड्डे से संपर्क करने दो। अगर वे फिरौती देने की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप उन्हें बाद में भी मार सकते हैं। भाई हूं अचानक मुस्कुराए, अपना हाथ हटा लिया और अपने बगल में खड़े नौकर को थपथपाया। तुम सही कह रहे हो, उन्हें नीचे गिरा दो, उन्हें बेस से संपर्क करने दो और फिरौती के लिए खाना मांगने दो, वरना उन्हें ज़ॉम्बी को खिला दो, उसने आदेश दिया। जरूर भाई हूं। वो हेंग गाड़ी में बैठ गया और इंतजार करने लगा। जो वापस लौट आया और अपने शरीर में वापस घुस गया तथा दृश्य जानकारी साझा की। स्टेशन के अंदर सचमुच कुछ लोग जीवित बचे थे तथा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था भी मौजूद थी। लगभग 11 या 12 लोग युद्ध करने में सक्षम थे। उनमें से कई महिलाएं थीं जो कैद में रखी गई गुलामों की तरह लग रही थीं, काफी अस्तव्यस्त थीं। युद्ध क्षमता वाले अधिकतर लोग छुरे और लोहे के भालों से लैस थे तथा कुछ के पास मिश्रित धनुष थे जो टीवी प्रतियोगिताओं में दिखाए जाने वाले धनुषों जैसे दिखते थे। वो हेंग के सभी लोग जीवित थे। अधिकांश को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया जबकि 2 को पूछताछ के लिए बाहर ले जाया गया। कैसा है? क्यों हानके ने वो हेंग को खड़ा देखकर पूछा। कोई गंभीर बात नहीं, वे ज्यादा नहीं हैं। मेरे इशारे का इंतजार करो। वो हेंग ने अपने चमड़े के कवच को कस लिया। जिज्ञासावश क्यूई हानके ने पूछा, क्या आपको अंदर घुसने के लिए कंकालों की आवश्यकता नहीं है? ध्यान आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। क्यूई हानके के लोगों के अलावा अन्य लोग भी थे जो ट्रेन चलाना जानते थे तथा सभी बेस में विशेष प्रतिभा वाले थे। यदि हालात अराजक हो गए और उन्हें मार दिया गया तो यह अंत होगा। ठीक है, क्यूई हानके ने सिर हिलाया, झुककर कहा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। हाँ। वो हेंग ट्रेन से नीचे उतरे और आकाश से उड़ने वाले ड्रैगन को बुलाया। कंकाल परिचारकों के साथ वह जहाज पर चढ़ गया और रात के आकाश में गायब हो गया। वह स्टेशन के पास पहुंचा और सीधे छत पर उतरा। छत पर लगे लोहे के दरवाजे को खोलकर वह धीरे धीरे नीचे उतरा। सबसे पहले उसने वह कमरा ढूंढा जहां उसके लोगों को रखा गया था। केरिंग और टोल्गा ने वो हेंग की स्थिति को दरकिनार कर दिया और सीधे हमला कर दिया। तुरंत ही स्टेशन के मुख्य हॉल में चीख पुकार और लड़ाई की आवाजें गूंजने लगीं। धिक्कार है इन शापित राक्षसों पर। फूला हुआ व्यक्ति टैंक की तरह बाहर की ओर दौड़ा। बुश! बिजली चमकी। चांदी सफेद बिजली ने फूले हुए पेट पर प्रहार किया। मांस फट गया और खून चारों ओर फैल गया। आप! एक धमाके के साथ फूला हुआ आदमी जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था। अध्याय 585 अध्याय 481 ब्लूप्रिंट अध्याय 585 अध्याय 481 ब्लूप्रिंट। इस बार मैंने जो मिश्रित धनुष देखा, फिर भी यह वो हेंग की उम्मीदों से कुछ परे था। यह उन धनुष बाणों से थोड़ा भिन्न था जो वह पहले दूसरी दुनिया से अपने साथ लाया था। ये साधारण बचे हुए लोग आसानी से धनुष चला सकते थे और वे इसमें बहुत सटीक थे। शक्ति भी काफी थी। शायद यह दूसरी दुनिया के पारंपरिक लंबे धनुषों की जगह ले सके। वो हेंग ने पूछना जारी रखा, मुझे सही पता बताओ या उस जगह को कैसे ढूंढा जाए। शरीर एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ट्रेन स्टेशन से निकलकर लगभग 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलो और तुम्हें कारखाना दिखाई देगा। पूर्व में 5 किलोमीटर दूर। वो हेंग ने अपनी स्मृति को मजबूत करने के लिए इसे मन ही मन दोहराया। अभी भी 2 प्रश्न बाकी थे।
लाश की फूली हुई आकृति को देखकर उसने पूछा, तुम इतने मोटे हो, क्या तुम पहले भी ऐसे थे या कोई कारण है? वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त भोजन प्राप्त करना भी एक समस्या थी। यदि उसके पास पर्याप्त खाद्य आपूर्ति होती तो वह रेलवे पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाता। और भाई हुनान का यह मोटा आदमी भी मार सहन कर सकता है। लेवल 17 टोलगा का एक मुक्का किसी व्यक्ति को तुरंत मार सकता था, लेकिन जब वह उसे लगता तो वह पीछे की ओर उड़ जाता और कुछ देर तक जमीन पर पड़ा तड़पता रहता। फिर वह पुनः उसकी ओर दौड़ा। लाश ने जवाब दिया, यह लाश के केंद्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। क्या आपने कॉर्टिसोल का सेवन किया? लाश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे सीधे खाने की हिम्मत नहीं की, मैंने इसे साफ किया और विस्की के बैरल में भिगो दिया, हर दिन थोड़ा सा पीता हूँ। पांचों प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भारी शरीर नीचे गिर पड़ा। वो हेंग अंतिम प्रश्न से कुछ आश्चर्यचकित थे। इसे विस्की बैरल में भिगोना, क्या ऐसी विधि किसी व्यक्ति में परिवर्तन ला सकती है? क्या शराब के कारण कॉर्टिसोल का प्रभाव कम हो गया था, या कोई और कारण था? वो हेंग इसे समझ नहीं सका। केरिन ने कई मिश्रित धनुष एकत्र किए और वो हेंग ने तुरंत उन्हें स्पेस रिंग में संग्रहित कर दिया। फिर हॉल के बीच में खड़े होकर उन्होंने लाश युद्ध क्षेत्र को सक्रिय किया और जैसे ही प्रकाश की अंगूठी फैली, जमीन पर पड़े शव ऊपर उठ गए। वे धीरे धीरे उसके पीछे खड़े हो गए। वो हेंग ने उस कमरे की जांच की जहां वह व्यक्ति रहता था। वहां कुछ भोजन रखा हुआ था और एक रेडियो था जो अभी भी बाहरी दुनिया से सूचनाएं प्रसारित कर रहा था। टैप टैप टैप। कुछ ही देर में घने कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। क्यूई हानके कंकालों की एक बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए सीधे रेलवे स्टेशन हॉल में घुस गया। उसने जमीन पर पड़े खून के धब्बों और फटे हुए मांस पर नजर डाली। वह तेजी से वो हेंग की ओर चली गई। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। सभी को बचा लिया गया है। अंदर कुछ महिलाएं हैं। उनसे पूछो कि क्या वे हमारे साथ आना चाहती हैं या उनका अपना कोई ठिकाना है। ट्रेन में मौजूद लोगों को नीचे भेजो ताकि वे सामान हमारी ट्रेन में रख सकें, वो हेंग ने कहा। ठीक है, क्यूई हाकाई ने उत्तर दिया। अपने बगल वाले कमरे में जाते समय उसने वॉकी टॉकी का उपयोग करके लोगों को आने और सामान स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। जल्द ही ट्रेन के साथ आए बचे हुए लोग तेजी से अंदर चले आए और यहाँ की सारी सामग्री को ट्रेन में ले जाया गया। क्यूई हान के बचाए गए लोगों और कई सुन्न चेहरे वाली महिलाओं को भी वापस ले आए। उसने उनसे सामान ले जाने में मदद ली। इसके बाद वह पास आईं और बोली, 5 महिलाएं जिन्हें इन लोगों ने बंद कर रखा है, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वे हमारे साथ आने को तैयार हैं। वो हेंग ने कहा, तो फिर उन्हें हमारे साथ वापस ले चलो, वे यहाँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि वर्तमान मौसम में महिलाओं के लिए भोजन भी छोड़ दिया गया। उनके लिए जीवित रहना कठिन होगा। हाँ, क्यूई हानके ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या हम दिन निकलने का इंतजार करेंगे या रात भर एंजो शहर के लिए निकलेंगे? वो हेंग ने कहा, दिन के उजाले का इंतजार करो, बाहर एक कारखाना है जो धनुष और तीर बनाता है, चलो पहले वहां चलते हैं। मूल योजना यह थी कि लोगों को बचाने के बाद सीधे अगले शहर की ओर प्रस्थान किया जाए, लेकिन अब उन्होंने सबसे पहले कंपाउंड धनुष कारखाने की जांच करने की योजना बनाई। एक कारखाना जो धनुष बाण बनाता है, क्या यह गैरकानूनी नहीं है? क्यूई हानके ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इससे पहले इन चीजों का सख्ती से प्रबंधन किया जाता था। वो हेंग ने अनुमान लगाया, यह प्रतियोगिताओं के लिए हो सकता है, जब हम इसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चाहे वह कोई काला कारखाना हो या प्रतियोगिताओं के लिए उत्पादन करने वाला कारखाना हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंतिम परिणाम ही मायने रखता था, चाहे उसका उपयोग वो हेंग की टीम द्वारा किया जा सके या नहीं। मैं किसी से तुम्हारे लिए कमरे का प्रबंध करवा दूंगा। थोड़ी देर गाड़ी में आराम करो, भोर होने ही वाली है। सबको अपना काम निपटाकर गाड़ी में आराम करने दो। हम कंकालों को यहीं पहरेदारी के लिए छोड़ सकते हैं। वो हेंग ट्रेन की दिशा की ओर चला गया। क्यूई हानके ने वॉकी टॉकी का उपयोग करते हुए सभी को यह बताया कि आपूर्ति ले जाने के बाद वे आराम करने के लिए कार में वापस आ जाएं। अगले दिन सुबह कंकाल सेना रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो रही थी। ट्रेन द्वारा लाए गए कंकालों के अलावा उन्हें स्टेशन के पास जीवित बचे लोगों द्वारा पहले मारे गए शव भी मिले। उन्हें परिवर्तित करने के बाद उन्होंने उनकी संख्या में 100 से अधिक कंकाल जोड़ दिए। सब कुछ व्यवस्थित है, क्यूई हानके ने कहा। उनके साथ आए कई कंकालनुमा उड़ने वाले ड्रैगन की मैगजीन पूरी तरह से ठोस लोहे की गोलियों से भरी हुई थी। वो हेंग ने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। उन्होंने कंकालों को आदेश जारी करना जारी रखा और सेना सड़क के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगी। जब वे कुछ दूर चले, आसपास के क्षेत्र में ज़ॉम्बी की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूर से और दोनों ओर से गुर्राहटे और कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। लाशों के घने समूह काली धाराओं की तरह दूर दूर तक सड़कों और दोनों ओर की गलियों से बाहर निकल रहे थे। वे सड़क पर उनकी ओर बढ़े। ज़ॉम्बी का समूह बड़ा होता गया और उनकी दृष्टि का क्षेत्र भर गया। वो हेंग ने उनकी ओर देखा और फिर सीधे आदेश दिया, लोहे के बम गिराने के लिए कंकाल उड़ाने वाले ड्रैगन को भेजो। हुश हुश, कंकालनुमा उड़ने वाले ड्रैगन उड़ गए और उन्होंने लाशों के सिर के ऊपर अपने बम खोल दिए। घने लोहे की गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही थीं। जमीन पर बर्फ जमा होने के कारण ज्यादा धूल नहीं उड़ी, लेकिन जिन सड़कों पर कभी लाशें थीं, उन्हें तुरंत साफ कर दिया गया। वे लाशों से अटे मैदान में बदल गए। बम गिराने के बाद कंकालनुमा उड़ने वाले ड्रैगन वापस लौट आए। वो हेंग ने आदेश देना जारी रखा, आगे बढ़ो। सरसराहट सरसराहट। कंकाल सेना आगे बढ़ी और रास्ते में बचे हुए सभी लाशों को मार डाला। वे 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ते रहे। दोनों ओर विभिन्न दुकानें थीं, जिनमें कई मरम्मत की दुकानें भी थीं। ज्यो ने एक शरीर में प्रवेश किया और एक इमारत का दृश्य साझा किया। दरवाजे पर लगे बोर्ड पर लिखा था, सांडा तीरंदाजी उपकरण एवं खेल सामग्री कंपनी लिमिटेड। यह वास्तव में अस्तित्व में था और इसका पैमाना छोटा नहीं था। यह वहां है, हम इसे पार कर चुके हैं। वो हेंग ने दूर से क्यूई हानके को पुकारा। क्यूई हाकाई ऊपर चला गया। सेना मुख्य सड़क छोड़कर दाहिनी ओर से आगे बढ़ी। लगभग 5 मिनट बाद उन्होंने चित्र में दिखाया गया कारखाना क्षेत्र देखा। अंदर जाओ, वो हेंग ने आदेश दिया। कंकालों की सेना ने तुरंत ही पूरे प्रांगण को भर दिया। कारखाने के अंदर एक तरफ कार्यालय भवन था और दूसरी तरफ एक बड़ी कार्यशाला थी। वो हेंग कार्यशाला में जांच करने के लिए सबसे पहले अंदर गए। कांच टूट गया। अंदर का हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे आधा विस्फोट हो गया हो, बड़े हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए हों और चारों ओर कालापन फैल गया हो। यह वही लोग रहे होंगे जिन्होंने कार्यशाला में और अधिक लाशें पाईं और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, क्यूई हानके ने अनुमान लगाया। ठीक है, चलो कार्यालय भवन में चलते हैं। अंदर का उपकरण निश्चित रूप से अनुपयोगी था। अब देखना यह है कि क्या वे कोई ब्लूप्रिंट प्राप्त कर पाते हैं। कार्यालय भवन में प्रवेश करना।
उन दोनों ने एक एक करके हर कमरे की जांच की। यहाँ पर क्यों हानके ने पुकारा। वो हेंग वहां गया। यह एक डेटा स्टेशन जैसी जगह थी। दीवार पर लगी तिजोरी को खोला गया तो उसके अंदर कई ब्लूप्रिंट मिले। वो हेंग ने सबसे ऊपर वाला उठाया और उसे खोला। उसकी आंखें एक पल में चमक उठी। एक मिश्रित धनुष के लिए ब्लूप्रिंट। उन्होंने सामग्रियों के नाम और विनिर्देशों के साथ साथ सटीक आयाम और आवश्यकताएं भी सूचीबद्ध की। यह बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी। दूसरे को खोलने पर इसमें धनुष हैंडल 6061 एल्यूमिनियम सामग्री और प्रसंस्करण विनिर्देशों के साथ लिखा था। ऐसे विस्तृत ब्लूप्रिंट कैसा है, क्यूई हानके ने पूछा। बहुत उपयोगी, यात्रा व्यर्थ नहीं गई, वो हेंग ने कहा, क्योंकि उन्होंने सभी ब्लूप्रिंट एकत्र किए और आसपास की खोज की। सभी संबंधित पुस्तकें भी ले ली गईं। फिर वे एक साथ बाहर की ओर चल पड़े। क्यूई हानके ने पूछा, क्या हम अब से इस प्रकार के धनुष का उपयोग करेंगे। बेस पर बचे हुए सभी लोग वो हेंग द्वारा उपलब्ध कराए गए मजबूत क्रॉसबो का उपयोग कर रहे थे। वास्तव में उनके पास पर्याप्त शक्ति थी, बस इतना ही कि वे काफी भारी थे। यह स्थिति पर निर्भर करता है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हम इन्हें बना पाएंगे या नहीं। जिन विभिन्न एल्यूमिनियम और स्टील सामग्रियों का उल्लेख किया गया है, हो सकता है कि हम उन्हें संसाधित न कर पाएं। क्यूई हानके ने कहा, एक सामान्य उत्पादन उन मजबूत क्रॉसबो की तुलना में हल्का होना चाहिए। ठीक है, हम बेस पर एक पेशेवर को बुलाएंगे ताकि पता चल सके कि हमें वैकल्पिक सामग्री मिल सकती है या नहीं। कंकाल सेना रेलवे स्टेशन पर लौट आई। थोड़ी देर आराम करने के बाद ट्रेन पुनः चल पड़ी। अगले पड़ाव एंझो सिटी की ओर बढ़ते हुए। दोपहर के 4 बजे थे। आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। ट्रेन कुछ दूरी पर रुक गई और हथियारों से लैस कंकाल सेना ने ज़ोंबी भीड़ का सामना किया। चीखें और ब्लेडों के चलने की आवाजें पूरे स्थान में गूंज रही थीं। आगे बढ़ो, वो हेंग ने आदेश दिया। सरसराहट। लाशों के ढेर के बीच भाले लिए कंकाल खड़े हो गए और लाशों के खिलाफ आगे बढ़ने लगे। एक के बाद एक लाशों के समूह गिरते गए। दूषित रक्त के कारण जमीन पर पड़ी सफेद बर्फ गहरे लाल धब्बों में बदल गई। सेना स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। लाशों को धीरे धीरे साफ कर दिया गया। केवल वे लोग जिनके अंग गायब थे, जो एक कदम पीछे थे, अभी भी चिल्ला रहे थे, धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन पर कुल्हाड़ी लिए कंकालों ने हमला किया और अराजकता के बीच उन्हें काट काट कर मार डाला। अंततः पूरा स्थान पूरी तरह शांत हो गया। कंकालों ने युद्ध क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया, जिससे रेल की पटरियां बनने लगीं। ट्रेन भी धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आ गई। वो हेंग ने अपने सामने विकसित लाशों के लगभग 70 या 80 शरीरों को देखा। प्रत्येक पर हड्डी हेरफेर कौशल जारी किया और फिर लाश कोर की खोज शुरू कर दी। कुल 12 कोर, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी संख्या है। वो हेंग ने लाश युद्ध क्षेत्र जारी करना जारी रखा और चारों ओर कंकाल खड़े होने लगे। कंकाल सेना में शामिल होकर उसका एक सदस्य बनना। वह रेलवे स्टेशन के अंदर जांच करता रहा, यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है। ट्रेन में सवार बचे हुए लोग, जिनके पास विभिन्न उपकरण थे, उतर गए। अस्थायी लाइटें लगाई गईं। सभी बाहरी दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी गईं और सलाखों को वेल्ड कर दिया गया। हर किसी का अपना काम था और उन्होंने अनगिनत बार अभ्यास की दक्षता के साथ काम किया। खाना तैयार करो, क्या तुम लोग यहीं खा रहे हो, क्यूई हानके ने लोगों के लिए काम व्यवस्थित किया और पूछने के लिए आया। कोई जरूरत नहीं, बस मेरे लिए एक कमरा तैयार कर दो, वो हेंग ने कहा। ठीक है, क्यूई हानके ने सिर हिलाया और तुरंत एक कमरा तैयार करवा दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद वो हेंग ने भी सीमा का दरवाजा खोला और गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर लौट आया। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए वो हेंग सबसे पहले कीमिया प्रयोगशाला में गए। उन्होंने आज के शवों के कोर को एक फ्रीजर में रख दिया और कीमियाग्रों की प्रगति पर नजर डाली। प्रयोग की मेजों पर विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां और परिष्कृत अमृत भरे पड़े थे, लेकिन तीसरे स्तर का पोषण अभी भी नहीं बना था। ऑर्गन जार में तीसरे स्तर के शव कोर अभी भी अंदर थे। कीमिया प्रयोगशाला छोड़ने के बाद वो हेंग मैकेनिस्ट के कमरे में गया। उन्होंने आज प्राप्त कंपाउंड बो ब्लूप्रिंट का पूरा सेट सौंप दिया। इसके अलावा संदर्भ के रूप में 2 तैयार मिश्रित धनुष भी थे। बंदूकें और गोलियां अभी भी बड़े पैमाने पर उत्पादन से कोसों दूर थीं। लेकिन यौगिक धनुष की मुख्य विशेषता घिरनी प्रणाली को अंग के प्रतिक्षेप बल में रूपांतरित करना है, जिससे धनुष को खींचना आसान और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अन्य दुनिया की फोर्जिंग तकनीकों को ध्यान में रखते हुए इस हथियार को बनाना कठिन नहीं होना चाहिए। इसे बेस पर बचे लोगों और यहाँ की गार्ड टीम दोनों को जारी किया जा सकता है। इसके संभावित उपयोग काफी व्यापक थे। मैकेनिस्ट के कमरे से निकलने के बाद वह नीचे की ओर चला गया। वो हेंग को नीचे आते देख तुरंत खाने का सामान तैयार कर लिया गया। वो हेंग बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। मिनी ने पास में खाना खाते हुए कहा, मास्टर, दिन में स्टीवर्ड शिलिगुई आए थे, क्या कोई और मामला सामने आया। नहीं, उसने पूछा कि आपके बेड़े की तैयारी कैसी चल रही है और बताया कि बंदरगाह पर खड़े जहाजों में फिर से समुद्री डाकुओं की गतिविधियां देखी गई हैं, मिनी ने कहा। वो हेंग ने भौहें चढ़ाई। समुद्री डाकू फिर से प्रकट हो गए थे। चाहे वह नवगठित समुद्री डाकू समूह हो या कुछ समुद्री डाकू जो पहले भाग गए थे, उनसे जल्द से जल्द निपटने की जरूरत थी, अन्यथा प्रबंधन करने वाला कोई न होने के कारण अधिक से अधिक लोग समुद्री डाकुओं में शामिल हो जाएंगे। मैं कल बंदरगाह देखूंगा। रात के खाने के बाद तीनों ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण लिया। जैसे ही आकाश में अंधेरा छाने लगा, वे आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। अगले दिन बंदरगाह पर पहले की तरह ही चहल पहल थी। अनेक व्यापारिक समूह बंदरगाह पर आ गए तथा बड़ी संख्या में श्रमिकों ने बंदरगाह पर सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले से अलग कंकाल सेना ने बंदरगाह की रक्षा की और श्रमिकों के संघर्ष कम हो गए। यहां तक कि विवादों में भी जैसे ही कंकाल निकट आता, दोनों पक्ष अपने अपने रास्ते चले जाते। बहुत सचेत एसोसिएशन के बेड़े के लिए डॉकिंग क्षेत्र में फिलिपा वो हेंग को एक बड़े युद्धपोत के डेक पर ले गया। उत्साह से बोला, गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड के आप लोग वाकई बहुत उदार हैं, मुझसे पैसे मांगे बिना ही इस जहाज को मजबूत बना रहे हैं। आइलैंड मास्टर होना कमाल की बात है ना। वो हेंग ने पूछा, क्या तुमने उन्हें कोई पैसा दिया। वे इसे नहीं चाहते थे, मैं इसे कैसे दे सकता था। अध्याय 586 अध्याय 482 मिलिसेंट अध्याय 586 अध्याय 482 मिलिसेंट। वो हेंग ने उसे एक खाली नजर से देखा। उन्होंने तुमसे पैसे नहीं मांगे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम आइलैंड लॉर्ड्स मिशन से हो। वे भविष्य में जरूर किसी न किसी काम में तुम्हारी मदद मांगेंगे जो और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। बाद में पैसे लेकर उनके पास चले जाना। फिलिपा ने अपनी गर्दन खुजाते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी और बाद में पैसे दे दूंगी। यह कहने के बाद वह बुदबुदाई, मैं सोच रही थी कि ये पिशाच इतने अच्छे क्यों हैं। वो हेंग ने जवाब दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है।
फिलिपा मुस्कुराई और पूरे जहाज में किए गए सुदृढ़ीकरण और कुछ सुधारों पर चर्चा जारी रखी। जब विषय जहाजों पर आ गया तो वह और अधिक पेशेवर हो गई। जहाज के किन भागों पर हमला होने की संभावना थी और जहाज के मुख्य भाग के कमजोर बिंदु कहाँ थे। उन्होंने इन मामलों और संशोधनों के बाद होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से बात की। ये ऐसी चीजें नहीं थीं जो साधारण समुद्री डाकू बना सकते थे। वास्तव में उसके पास कुछ ज्ञान का भंडार था। कुछ देर सुनने के बाद वू हेंग ने उसकी प्रशंसा की। फिलिपा गर्व से चमक उठी। वू हेंग ने फिर पूछा, हम कब रवाना हो सकते हैं? पिछले कुछ दिनों में व्यापारी बेड़े ने खबर दी थी कि समुद्री डाकू फिर से घात लगाए बैठे हैं। एक क्षण सोचने के बाद फिलिपा ने उत्तर दिया, जहाज का सुदृढ़ीकरण हो चुका है, अब बस कुछ उपकरण और हथियार जहाज पर चढ़ाने की बात है, फिर हम रवाना होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें आप कब समाप्त कर सकते हैं? सब तैयार है, सभा कल है, फिलिपा ने कहा, और फिर जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो उसने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझसे जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? वो बात करने वाला प्रॉप और वो मोटा प्रॉप जो आग उगल सकता है। वह रेडियो और मशीन तोप की बात कर रही थी। वू हेंग ने वास्तव में उससे ये वादा किया था। चलो केबिन में चलते हैं, वू हेंग ने सुझाव दिया। उसके पीछे केबिन में जाते हुए फिलिपा ने वू हेंग को 2 बैरल वाली मशीन गन निकालते देखा। हाँ, यही है। बहुत बढ़िया, फिलिपा ने उत्साह से अपना चेहरा चमकाते हुए कहा। यह वह चीज थी जिसे वह लंबे समय से चाहती थी, लेकिन यह उसे अब तक नहीं दी गई थी। अंततः जब वह उस पर हाथ रख ही लिया तो उसने ध्यानपूर्वक उसे छूकर पूछा, इस चीज का नाम क्या है? मशीन तोप। ओह, नाम बुरा नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि अब से यह मेरा है? फिलिपा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अब यह तुम्हारा है। बस इसे अपने स्पेस रिंग में सामान्य रूप से रखो। वाह, यह तो कमाल है, फिलिपा ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। वू हेंग ने आगे कहा, आप जानते हैं कि इस तरह के हथियार के लिए गोला बारूद की आवश्यकता होती है ना? मुझे पता है, जैसे तुमने मुझे जो बंदूक दी थी उससे गोलियां चलती हैं। फिलिपा ने सिर हिलाया। इस मशीन तोप को बंदूक का एक बड़ा संस्करण समझो। यह ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हमारे पास ज्यादा गोला बारूद नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 100 राउंड ही दे सकता हूं। जहाज पर लगे बैलिस्टिक का इस्तेमाल दूसरों पर सामान्य रूप से हमला करने के लिए करो और मशीन तोप को मुश्किल समय के लिए बचाकर रखो। समझ गया, मैं समझ गया। वू हेंग ने आगे कहा, अगर आप मशीन गन की रक्षा नहीं कर सकते तो उसे नष्ट कर दीजिए, बजाय इसके कि किसी और को मिल जाए। अगर कोई और ऐसा हथियार हासिल कर लेता है तो यह हमारे लिए खतरनाक होगा। फिलिपा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया, चिंता मत करो, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं इस खजाने को खोने नहीं दूंगी। वू हेंग ने उसके गाल पर चुटकी काटी, बकवास मत करो। जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलिपा ने प्रसन्नतापूर्वक उसके कंधे को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे आदमी हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, गोली चलाते समय गोला बारूद बचाकर रखें, मात्रा पर नजर रखें। तो फिर और गोला बारूद क्यों नहीं बनाया जाए? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? फिलहाल हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, उसने स्वीकार किया। उसे कई निर्देश देने के बाद वू हेंग ने उसे इसे चलाना सिखाना शुरू किया। यह बड़े आकार की मशीन गन से ज्यादा अलग नहीं थी, बस चलाने का तरीका थोड़ा अलग था। फिलिपा बहुत जल्दी सीखने वाली थी। उसने जल्द ही मशीन तोप चलाना सीख लिया और वह इससे काफी खुश थी। मशीन गन को रख देने के बाद वू हेंग ने आगे कहा, मेरे पास भी कुछ खास चीजें हैं। मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगी, कुछ दिनों की समुद्री यात्रा में ये काम आ सकती हैं। क्या रहे हैं? वू हेंग ने आयरन मेडेन और जल राक्षस शंख को बाहर निकाला। उन्होंने प्रत्येक का परिचय तथा उनके कार्यों का परिचय दिया। फिलिपा का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा, उसकी आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गईं। मैंने पहले कभी स्पेशल आइटम नहीं देखे। तुम मुझे एक साथ 2 दे रहे हो? ये सब मेरे हैं? उसने पूछा। वे तुम्हारे हैं, लेकिन तुम उन्हें बेच नहीं सकते, उसने उसे याद दिलाया। फिलिपा ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। धन्यवाद पिताजी। उसने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। फिर उसने उसके होठों पर सीधा चुंबन लिया। दोनों ने केबिन में कुछ देर तक चुंबन किया। फिर वे अलग हो गए और केबिन से बाहर चले गए। बंदरगाह बहुत शोरगुल वाला था, यह वास्तव में स्नेह की गहरी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। फिलिपा ऑर्डर के बारे में पूछताछ करने के लिए हथियार की दुकान पर गई। वू हेंग ने सीधे एक गाड़ी बुलाई और अपने निवास पर लौट आया। ज़ोंबी दुनिया। जब वू हेंग पहुंचे तो पूरे रेलवे स्टेशन हॉल का स्वरूप पहले ही बदल चुका था। जमीन पर फैले मलबे और गंदगी को साफ कर दिया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में बिल्डिंग और कटाई का काम चल रहा है। यह एक कारखाने की तरह था, असामान्य रूप से व्यस्त। वू हेंग ने प्रवेश क्षेत्र में लाशों की तलाश के लिए भूतों को छोड़ दिया। फिर उन्होंने कंकाल सेना का नेतृत्व किया। वह स्टेशन से बाहर निकला और प्रवेश द्वार पर लाशों को साफ कर दिया, लक्ष्यहीन भटकते हुए ज़ॉम्बी को आने से रोकने और उन्हें और अधिक आकर्षित करने से रोकने के लिए। लड़ाई बहुत आसानी से हो गई। शाम होने के करीब वू हेंग ने कंकाल सेना को वापस ले लिया। कंकाल एक बार फिर से खड़े हो गए। वू हेंग भी स्टेशन के अंदर लौट आया। क्यूई हान क्या जल्दी से आया? आज आपने मुझे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। बस प्रवेश द्वार पर सफाई कर रहा हूँ, आगे नहीं गया। मैं आपके पीछे आना चाहती हूँ, क्यूई हान ने धीरे से गला साफ करते हुए कहा और रिपोर्ट करना शुरू किया। सोने चांदी के बदले खाने के संदेश स्थानीय चैनल पर प्रसारित होने शुरू हो गए हैं। सभी शरणार्थी काफी उत्साहित हैं, लेकिन फिर भी मुख्य सड़क पर ज़ॉम्बी को हटाना बेहतर है, वरना ज्यादा शरणार्थी नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में फिलिपा की समुद्री यात्रा की तैयारी करनी थी। अगले 2 दिनों में पहले इस जगह को एक्सचेंज पॉइंट में बदल दो, तब तक मैं कंकालों से सफाई कर लूंगा। ठीक है, क्यूई हानकाई ने आगे कहा। ट्रेन वापस चली गई है। आज रात यह और लोगों और कंकालों को लेकर आएगी। कल हमने जिन कुछ महिलाओं को बचाया था उन्हें भी काम सौंप दिया गया है, और वो भी बिना किसी परेशानी के। आप चीजों को ठीक से संभालते हैं, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। क्यूई हान मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। ठीक है, मैं यह हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। ठीक है। वू हेंग अपने कमरे में वापस गया, स्पेस रिंग खोला और अंदर चला गया। अगले दिन सुबह शंख मधुशाला। फिलिपा उसकी कमर पर बैठ गई और धीरे धीरे अपने कूल्हों को हिलाने लगी। उसके हाथ उसकी छाती पर थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। वू हेंग ने हाथ बढ़ाकर फिलिपा के दृढ़ और मुलायम स्तनों को पकड़ लिया। अच्छा लग रहा है। क्या मैं अद्भुत नहीं हूं? ऐसा कहते हुए फिलिपा ने अपनी हरकतें बढ़ा दी। वू हेंग ने उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? फिलिपा ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यही नहीं कहना चाहिए? तुम ऐसा नहीं कहते और तुम किसी और को भी ऐसा कहने नहीं दोगे। यह एक पुरुष की लाइन है।
तो फिर तुम ही कहो। मुझे क्या कहना है, वो हेंग ने कहा और फिर अपने हाथ से इशारा किया, इधर आओ। फिलिपा आज्ञाकारी रूप से नीचे झुकी और अपने होंठ आगे बढ़ा दिए। फिर वह चुपचाप बैठ गई। फिलिपा की गति तेज हो गई, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसकी आंखें अधिक उत्साही हो गईं। एक हल्की कराह के साथ जहां वे जुड़े थे वहां से नमी फैल गई। मैं थक गई हूं, अब तुम्हारी बारी, फिलिपा ने एक तरफ गिरते हुए कहा। वो हेंग ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी कमर पकड़ ली। थप थप थप। फिलिपा, गोदी के मालिक ने तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजा है, जल्दी से बाहर आओ, लोगों को इंतजार मत करवाओ। दरवाजे के बाहर मिलिसेंट की आवाज सुनाई दी। फिलिपा, जो बिस्तर पर गिर पड़ी थी, अचानक रुकी, उठ बैठी और बोली, मैं भूल गई थी, मेरा अपॉइंटमेंट था। फिर उसने जल्दी से कपड़े पहने। तुम ऐसे ही जा रही हो? वो हेंग ने उसकी ओर देखा। फिलिपा ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया। अच्छा पिताजी, मेरे वापस आने का इंतजार करो, चिंतित मत हो। इसके बाद वह दरवाजे से बाहर निकल गई। मिलिसेंट, वो आदमी कहाँ है? और हाँ, मुझे आज रात सूप चाहिए। फिर उसकी आवाज धीमी होकर धीमी बुदबुदाहट में बदल गई। वो हेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। केवल फिलिपा ही ऐसी किसी घटना के बीच में उड़ान भर सकता है। चरमराहट। दरवाजा फिर से खुल गया। वो हेंग ने ऊपर देखा और मिलिसेंट को अंदर आते देखा। बिस्तर पर नग्न अवस्था में वो हेंग को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मिलिसेंट की आवाज घबराई हुई थी, कुछ असमंजस में थी। उसके कदम अनायास ही 2 कदम पीछे हट गए। फिर वह वहीं रुक गई। वो हेंग ने मिलिसेंट को देखा जो वहां खड़ी थी, उसका सिर नीचे था, कभी कभी वह उस पर सतर्क नजरें डालती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम फिलिपा और मेरे बारे में जानते हो? मिलिसेंट कांप उठी और धीरे से बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। यह उसका सौभाग्य है। वो हेंग अभी भी उसकी ओर देख रहा था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद भी उसने पूछा, क्या तुम्हें वह पसंद होगा? अध्याय 587 अध्याय 483 इमिलो लिफ्ट अध्याय 587 अध्याय 483 इमिलो लिफ्ट। प्रश्न कुछ अस्पष्ट था, लेकिन दोनों समझ गए कि इसका क्या मतलब था। मिलिसेंट असहजता से वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। अभी भी नीचे देखते हुए, मुझे नहीं पता। वो हेंग ने उसकी झिझक देखकर सीधे कहा, ठीक है, अपने कपड़े उतारो। मिलिसेंट का शरीर अकड़ गया और उसके चेहरे की लालिमा तेजी से उसकी गर्दन तक फैल गई। 2 या 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाने के बाद उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी कमर के चारों ओर बंधे लाल रंग के सैश को खोला, उसे एक तरफ रख दिया और गर्दन के पास से टॉप के बटन खोलना जारी रखा। 1 बटन, 2 बटन, सुरुचिपूर्ण पोशाक की नेकलाइन धीरे धीरे खुलती गई और उसके गोरे और गोल कंधे दिखने लगे। शर्मीली नजर से मिलिसेंट ने सावधानी से ऊपर देखा और अपने ब्लाउज का आखिरी बटन खोल दिया। लंबी पोशाक उसके शरीर से नीचे सरककर जमीन पर गिर गई। उसकी परिपक्व और सुंदर आकृति उजागर हो गई थी, उसकी कसी हुई स्लिप ड्रेस उसकी त्वचा को मुश्किल से छुपा पा रही थी और उसकी सांसों के साथ उसकी पट्टियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। वो हेंग ने ध्यानपूर्वक उसकी प्रशंसा की। सुंदर, परिपक्व, हृदयस्पर्शी। इसे पूरी तरह उतार दो, वो हेंग ने फिर कहा। मिलिसेंट का शरीर थोड़ा कांपने लगा, उसने स्लिप ड्रेस के hem को पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से उतार दिया। अपने लाल होंठ काटते हुए वह अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी त्वचा चिकनी और मुलायम थी। उसके हाथ उसके पेट के ठीक नीचे शालीनता से रखे हुए थे। अपने हाथ हटाओ। मिलिसेंट ने सावधानीपूर्वक अपने हाथों को अपनी बगल में रखते हुए उनकी बात मान ली। मुड़ो। मेरे प्रभु, मिलिसेंट ने धीरे से कहा, फिर भी वह धीरे से घूम गई, उसकी पीठ इस ओर थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जिससे उसकी पतली कमर और गोल कूल्हे और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। झुक जाओ, हाथ जमीन पर रखो। मिलिसेंट थोड़ा आगे झुकी, उसकी पूर्णता पूर्णिमा की तरह थी। पीछे मुड़ो। मिलिसेंट ने आज्ञाकारी ढंग से पलटी, उसके पैर कांपने लगे और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि मानो उसमें से टपक रहा हो, दयनीय कोमलता से भरा हुआ। वो हेंग अभी भी बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए दृश्य का आनंद ले रहे थे। उसकी निगाहें और भी गर्म हो गईं। मिलिसेंट की उपस्थिति और आकृति निश्चित रूप से अच्छी थी और फिलिपा के साथ उसके संबंध के कारण उसके दिल में उत्साह और रोमांच को दबाना मुश्किल था। इधर आओ, वो हेंग आगे झुका और बोला। मिलिसेंट ने अभी भी नीचे देखते हुए खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर कमजोर थे। सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके वह आगे बढ़ी। इधर आओ, वो हेंग ने अपनी बाहें खोली। दूसरे की जांघ को छूते ही मिलिसेंट के कोमल शरीर का संपर्क हुआ और दोनों सिहर उठे। इस भावना से स्वयं को मुक्त करना सचमुच कठिन था। वो हेंग ने धीरे से उसके गाल को सहलाया और पूछना जारी रखा, मिलिसेंट, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम मेरे पीछे आना चाहती हो? मिलिसेंट उसके पैरों पर झुक गई, उसके सामने तीव्र मर्दाना गंध थी। उसकी आंखें अनियंत्रित होकर उसे घूर रही थीं। उसने पहले कभी इतना मजबूत और परिपूर्ण आदमी नहीं देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार फ्लावर का चेयरमैन उसका प्रेमी बनने को तैयार था। इसी विचार के साथ इतना ऊंचा दर्जा पाकर वह उसका अनुसरण करने को तैयार थी। वह और उसकी बेटी वास्तव में अपने पद से ऊपर उठ रहे थे। सावधानी से अपना सिर उठाते हुए उसने कमजोरी से कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर वो हेंग भी थोड़ा चौंक गया। मिलिसेंट ने उसकी ओर जो निगाहें उठाई, उनमें शर्म, उलझन, थोड़ी सी बेचैनी और मोह था। अनेक अभिव्यक्तियां एक साथ एकत्रित। वो हेंग ने हाथ बढ़ाया, उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? मेरे स्वामी, आप मुझे क्या बुलाना चाहते हैं? मिलिसेंट ने सावधानी से कहा, मास्टर। क्या मैं? वो हेंग ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुम खुश हो, मुझे जो चाहो कह सकती हो। नीचे से मिलिसेंट धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ गई, उसका उभरा हुआ शरीर उसकी मजबूत छाती पर फिसल रहा था। उनमें से प्रत्येक अधिक उत्साहित और रोमांचित हो गया। वो हेंग बिस्तर पर वापस लेट गई और मोटी और परिपक्व मिलिसेंट ने उसकी बेटी की जगह ले ली। मास्टर, आप बहुत मजबूत हैं। अम्मा, तुम भी सुंदर हो। गुरु, आपका धन्यवाद। दोपहर होते होते पूरे इलाके में चहल पहल शुरू हो गई। खिड़की से राहगीरों की आवाजें और सड़क विक्रेताओं की चीखें आ रही थीं। कमरे के अंदर मिलिसेंट उसके ऊपर बैठी हुई थी। वो हेंग ने उसकी कमर पकड़ी और चिकनी त्वचा को सहलाया। धप धप धप। दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ में बारटेंडर की आवाज भी आई, बॉस, नीचे कुछ विवाद चल रहा है, कृपया आकर देख लीजिए। इस समय शराब खाने में भीड़ बढ़ने लगी। शराब पीने के बाद कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे। किसी को मध्यस्थता की आवश्यकता होती थी, आमतौर पर हर कोई अपना मामला बताता था और फिर तितर बितर हो जाता था। मिलिसेंट ने धीरे से ऊपर देखा, उसका रंग गुलाबी था। सेमी को इसे संभालने दो, मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगी। ठीक है, बारटेंडर ने जवाब दिया। कदम धीरे धीरे पीछे हट गए।
मिलिसेंट ने अपनी नजरें वापस अपने सामने खड़े आदमी की ओर घुमाई। उसकी आंखों में अभी भी एक असहाय डर दिखाई दे रहा था और उसने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या मैं अब भी स्वीकार्य हूँ? बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया, वू हेंग ने प्रशंसा की। धन्यवाद गुरुजी, मैं मिनी और अन्य लड़कियों की तरह जवान और सुंदर नहीं हूँ, मुझे बस खुशी है कि आपको मुझमें कोई कमी नहीं लगती, मिलिसेंट ने फिर कहा। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। धन्यवाद मास्टर, मिलिसेंट मुस्कुराई और अधिक प्रयास किया तथा अपनी गति तेज कर दी। जब तक दोनों संतुष्ट नहीं हो गए तब तक वे अलग नहीं हुए और एक तरफ बैठ गए और हल्की सांस ली। मालिक, बाद में जब शराब खाना व्यस्त हो जाएगा और अन्य लोग भी व्यस्त हो जाएंगे तब भी मुझे नीचे जाकर मदद करनी होगी। हम अगली बार मैं फिर आऊंगा। मिलिसेंट ने उसे कपड़े पहनने में मदद करना शुरू किया, फिर कहा, मास्टर कृपया फिलिपा को इसके बारे में न बताएं। वू हेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। अब आप शर्तें बना रहे हैं? नहीं, मैं आपकी सेवा अलग से करूंगा। वू हेंग ने कहा, मुझे लगता है कि फिलिपा इसे स्वीकार कर लेगी। कृपया, उसने विनती की। वू हेंग ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। गुरु आपका धन्यवाद। वू हेंग को कपड़े पहनने में मदद करते हुए मिलिसेंट भी टटोलते हाथों की अफरातफरी के बीच कपड़े पहनने में कामयाब रही। जल्दी से साफ सफाई करने और कॉलरबोन के पास गर्दन पर चुंबन के निशान को ढकने के बाद वह सीधे कमरे से बाहर चली गई। वह मुस्कुराई और कुछ शराब पीने वालों का अभिवादन किया। दो झगड़ते मेहमानों के बीच मध्यस्थता करने गया। शराब खाने में विवाद होना सामान्य बात थी और यह अन्य ग्राहकों के लिए तमाशा भी बन जाता था। मिलिसेंट ने उन दोनों से बात की। वू हेंग भी ऊपर से नीचे आया, शराब खाने के चारों ओर नजर दौड़ाई और सीधे बाहर चला गया। उसने सड़क के कोने पर एक गाड़ी को रोका और एसोसिएशन की ओर चल पड़े। एसोसिएशन स्टीवर्ड कार्यालय। वू हेंग ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शिलिगुई डेस्क के पीछे बैठी अपने हाथों में रखे दस्तावेजों को छांट रही थी। यह देखकर कि वह ही अंदर आया है, उसने उत्सुकता से पूछा, ग्रैंड आइलैंड मास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखने आया था कि तुम कैसे हो। वू हेंग पास बैठ गया, तुमने अभी तक कोई सहायक क्यों नहीं रखा? अब तुम एक स्टीवर्ड हो और यह सब तुम्हारे लिए अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। उपकार्यकारी के रूप में शिलिगुई के पास कोई सहायक नहीं था। अधिकांश नागरिक कार्य भी वू हेंग के उपनाम आंद्रे बिलो पर ही थोपे गए। अब चूंकि शिलिगुई स्थानीय प्रबंधक बन गए थे, इसलिए कुछ कार्यों को अन्यत्र नहीं सौंपा जा सकता था। सहायक की नियुक्ति अपरिहार्य थी। शिलिगुई ने सीधे तौर पर कहा, मैंने अपने परिवार को इसके बारे में पहले ही लिख दिया है, वे जल्द ही आ जाएंगे। एक स्टीवर्ड का सहायक, यद्यपि एक निजी सहयोगी, वे कई मुख्य मामलों तक पहुंच प्राप्त कर सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिस पर स्टीवर्ड पूरी तरह से भरोसा करता हो। वू हेंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या आपने गार्ड टीम के मामलों की व्यवस्था कर ली है? शिलिगुई ने जो कुछ पकड़ा था उसे एक तरफ रखते हुए कहा, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, छोटे दस्तों और एसोसिएशन गार्ड दोनों के लिए गश्ती क्षेत्र तय कर दिए गए हैं। अगर आप कंकालों को भी शामिल करना चाहते हैं तो ज्यादा समझदार कंकालों को एसोसिएशन के पास ले आए और ध्यान रखें कि वे कोई परेशानी न पैदा करें। ठीक है, मैं कल कुछ कंकाल चुनकर लाऊंगा। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर छोटे दस्ते बनाना आसान नहीं था। अल्पावधि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसोसिएशन पर निर्भर रहना अभी भी आवश्यक था। कम से कम जो लोग एसोसिएशन में शामिल हो सकते थे वे अभी भी कुछ नैतिक मानकों का पालन करते थे और उनके द्वारा समस्याएं पैदा करने की संभावना कम थी। गश्ती मामलों पर संक्षेप में चर्चा करने के बाद शिलिगुई ने कहा, अरे स्टीवर्ड इमिलो द्वीप छोड़कर चले गए हैं। वह दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे और हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको सूचित नहीं किया। अगर कुछ हुआ तो आप उन्हें लिखकर मुख्यालय भेज सकते हैं। वू हेंग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें उठाईं। इमिलो भी वास्तव में चला गया था। इसका मतलब यह था कि गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर अब सबसे मजबूत व्यक्ति वह स्वयं और उसके कंकाल सेवक थे। ऐसा नहीं था कि मशीन तोपें और कंकाल सेना इमिलो के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, लेकिन प्रतिष्ठा के संदर्भ में गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर इमिलो की उपस्थिति निश्चित रूप से अधिकांश दुश्मनों को रोक सकती है। मशीन तोपें और कंकाल सेना जब दुश्मन का सामना करती हैं तो वे बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। हालांकि यदि उच्चस्तरीय पेशेवर लोग छिपकर हमला करने या नजदीकी लड़ाई के लिए सीधे शहर में घुसने का प्रयास करते हैं तो भी उनका मुकाबला करने के लिए उच्चस्तरीय पेशेवरों की आवश्यकता होगी। इमिलो बिना किसी धूमधाम के चले गए। उन्होंने संभवतः इन मुद्दों पर भी विचार किया होगा। फिर भी जब इमिलो एसोसिएशन मुख्यालय में उपस्थित हुआ तो अंततः खबर बाहर आ ही गई। औपचारिक रूप से उन्होंने कहा, अब हमारे पास मुख्यालय में एक समर्थक है और स्टीवर्ड इमिलो भी अपना रास्ता जारी रख सकते हैं। बहुत वाकपटु, एक नेक्रोमेंसर से बिल्कुल अलग। वू हेंग ने पूछा, आप दिव्य दंड चर्च के 18वें स्तर के मुट्ठी मास्टर के शरीर से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? शिलिगुई ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, क्यों, क्या तुम इसे चाहते हो? वू हेंग ने इनकार नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता, दिव्य दंड का चर्च अभी भी सोने और चांदी के द्वीप पर नजर गड़ाए हुए है। उच्चस्तरीय पेशेवरों के बिना हम सब खतरे में हैं। आपकी मशीनरी और ढांचे इसे संभालने में सक्षम होने चाहिए। वू हेंग ने कहा, यह आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अगर कोई अकेले शहर में घुस आता है या हम दोनों के ठीक पीछे आता है तो यह अभी भी बहुत खतरनाक है। शिलिगुई ने सिर हिलाया, कागज और कलम निकाला और जल्दी से एक प्रमाण पत्र लिख दिया। उसे देते हुए उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर भविष्य में मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसे भी बुला सकूंगी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शरीर शुरू से ही उसके लिए बनाया गया था। वह तो बस उसके अनुरोध का इंतजार कर रही थी। वू हेंग ने प्रमाण पत्र को देखा और जवाब दिया, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि मैं आपकी बात वैसे भी नहीं सुनूंगा, कंकालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। शिलिगुई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उसे तिरछी नजर से देखा। वू हेंग ने कहा, मैं शव की जांच करने जा रहा हूं। आगे बढ़ो। स्टीवर्ड कार्यालय से निकलकर वह सीधे मुर्दाघर चला गया। हाल ही में यह द्वीप काफी शांतिपूर्ण रहा है। दोनों कोरोनर्स के पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं था और वे प्रवेश द्वार पर बैठकर बातें कर रहे थे। वू हेंग को आते देख उन्होंने तुरंत सलाम किया, नमस्कार द्वीप स्वामी। वू हेंग ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया, 18वीं स्तर की लाश। प्रबंधक ने मुझे इससे निपटने का काम सौंपा है। दस्तावेज की जांच करने के बाद उनमें से एक ने इशारा करते हुए कहा, यह अंदर है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वे मुर्दाघर के दूर वाले छोर तक चले गए। एक स्टील के बिस्तर पर घास की चटाई में लिपटा हुआ एक शव पड़ा था। उसने चेहरे पर से आवरण हटाया और 18वें स्तर के मुट्ठी मास्टर का गंजा मोटी भौहों वाला सिर देखा। मैं शरीर ले लूंगा, वू हेंग ने उसे अपने अंतरिक्ष वलय में रखते हुए कहा। ठीक है, कोरोनर ने सिर हिलाया। शव प्राप्त कर लिया गया है और गश्ती व्यवस्था लागू कर दी गई है। वू हेंग ने शिलिगुई को और परेशान नहीं किया। उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी और अपने घर लौट आए।
जागीर के भीतर फव्वारे की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई थी। तलवार क्यूई द्वारा छोड़े गए कट के निशानों को ठीक कर दिया गया था तथा क्षतिग्रस्त सरणी पैटर्न को पुनः उत्कीर्ण कर दिया गया था। एरे पैटर्न वास्तव में आकर्षक थे। उन्हें किसी जल पाइप या जल स्रोत की आवश्यकता नहीं थी। आसपास के जल तत्वों को अवशोषित करके और उन्हें पानी में संघनित करके जो फिर आकाश से छिड़का जाता था, उन्होंने फव्वारे का प्रभाव पैदा किया, जबकि आधुनिक फव्वारों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की खपत हुई। मिनी को नमस्कार करने के बाद वू हेंग ने 18वीं मंजिल पर स्थित एक स्थान पर शव को बाहर निकाला। उसने घास की चटाई खोल दी। नीचे सिली हुई लाश का खुलासा हुआ। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बोन मैनिपुलेशन स्किल जारी कर दिया। नेक्रोमेंसी जादू ने धीरे धीरे लाश को घेर लिया। जमीन से एक कंकाल निकला। कंकाल ग्रैंड बॉक्सर स्तर 18। अध्याय 588 अध्याय 484 ज़ोंबी राजा अध्याय 588 अध्याय 484 ज़ोंबी राजा कंकाल ग्रैंड बॉक्सर स्तर 18। विशेषताएं संविधान 48, शक्ति 45, चपलता 50, बुद्धि 14, धारणा 31, आकर्षण 5 डॉट। विशेषताएं खोखला कंकाल, मध्यवर्ती आत्मा, क्यूई, वज्र आत्मा, ईथर शरीर। विशेषज्ञता अशस्त्र महारत मास्टर, अशस्त्र चालन मास्टर, टाइगर फिंगर महारत मास्टर, मुट्ठी हथियार महारत उन्नत। क्षमताएं शॉक फिस्ट, लाइट बॉडी फॉल, कैप्चर फ्लाइंग एरो, गेल स्टेप, पेनेट्रेटिंग फोर्स, डोमेन फिस्ट इंटेंट। वज्र आत्मा, आत्मा स्थिर है और किसी भी मानसिक या आत्मा प्रकार के प्रभाव या प्रभावों से अप्रभावित है। आकाशीय शरीर अपने स्वयं के कार्यों को अदृश्य बना सकता है। गेल स्टेप असामान्य भूभाग को पार करते हुए तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंचना। भेदक बल हमलों से उत्पन्न क्यूई बल दुश्मन के शरीर में प्रवेश कर सकता है, बाहरी सुरक्षा को अनदेखा कर सकता है और अंगों पर हमला कर सकता है। डोमेन मुट्ठी इरादा, शारीरिक कौशल की निपुणता एक उत्कृष्ट मानक तक पहुंच गई है जो आपके चारों ओर एक व्यक्तिगत डोमेन बनाती है जहां मुट्ठी का इरादा तेज और गति अंतहीन है। वू हेंग ने कंकाल की विशेषताओं को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाई। नाम बदलकर ग्रेट फिस्ट मास्टर हो गया था। एक शब्द का अंतर स्तर 17 और स्तर 18 के बीच के अंतर का प्रतीक है। विशेषताओं के साथ संविधान 48 अंक, शक्ति 45, चपलता 50 तक पहुंच गया। यह वास्तव में एक भयावह स्तर पर पहुंच गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह उस समय इतना अजय था। ये गुण ऐसी चीजें नहीं थीं जिनका मुकाबला बहुत से लोग कर सकते थे। कंकाल में परिवर्तन के बाद आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता है और इसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। 31 की धारणा अभी भी सभ्य है, लेकिन केवल 14 अंकों की बुद्धिमत्ता पिछले 3 विशेषताओं की तुलना में बहुत कम है, यहां तक कि कुछ निम्नस्तरीय जादू व्यवसायों से भी कम। उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप सीधे युद्ध में चले गए, आपकी बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञता और क्षमताओं के संदर्भ में यह पिछले फिस्ट मास्टर की तुलना में कई गुना अधिक था। उनमें से प्रत्येक बुरा नहीं था, विशेषकर भेदन बल और डोमेन मुट्ठी इरादा। भेदक बल बाहरी सुरक्षा की अनदेखी करते हुए क्यूई बल को दुश्मन के शरीर में पहुंचा सकता है। इसका मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कवच पहना है या नहीं, आपको पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। डोमेन मुट्ठी इरादा तीव्र मुट्ठी इरादे और अथक गति के साथ आसपास के क्षेत्र में एक व्यक्तिगत डोमेन बनाता है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि डोमेन के भीतर आक्रमण की शक्ति अधिक मजबूत है। स्तर 18 कंकाल पैगंबर में परिवर्तित करते समय दूसरे पक्ष के पास भी एक डोमेन क्षमता थी जो उनके डोमेन के भीतर दुश्मन के हमलों को पूरी तरह से भांप सकती थी। ग्रेट फिस्ट मास्टर से भिन्न यह डोमेन क्षमता लेवल 18 की विशेषता होनी चाहिए। शी लिगुई ने कहा कि स्तर 18 पर एक मुट्ठी मास्टर एक अमर शरीर अंतहीन शक्ति के साथ जागता है और उसकी उपस्थिति अब बूढ़ी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कंकाल में परिवर्तन के दौरान कुछ क्षमताएं खो जाती हैं। बात नहीं, कंकालों में स्वाभाविक रूप से शक्ति की अवधारणा का अभाव होता है। इसकी असीमित आपूर्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अब इस रूपरंग के साथ उम्र बढ़ने के बारे में कहने को और भी कम बचा है। वू हेंग को अपना मूल नाम याद आया और उसने कहा, अब से तुम्हें अभी भी काई शियो कहा जाएगा। इस कचरे को बाहर ले जाओ। कंकाल बाहर चला गया। उसने पुआल की चटाई और गिरे हुए मांस को लपेटा और उसे बाहर फेंक दिया। कमरे के अंदर से मिनी की आवाज आई। वू हेंग खाने और आराम करने के लिए कमरे में चले गए। अगले दिन बंदरगाह पर जहाजों पर एसोसिएशन और गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड के झंडे लहरा रहे थे। वू हेंग ने फिलिपा को निर्देश दिया, तुम केवल कुछ समुद्री डाकुओं को भगाने जा रही हो, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए वापस आ जाना और दोबारा शराब पीने के लिए मत भटकना। फिलिपा ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ समुद्री डाकुओं के सिर लेकर आऊंगा। मिलिसेंट ने यह भी कहा, मैंने कई दिनों का खाना तैयार कर रखा है, समुद्र में समय पर खाना जरूर खाएं। जब समुद्री डाकू दिखें तो सावधान रहें, सुरक्षा सबसे पहले आती है। मुझे पता है, तुमने मुझे कई बार बताया है, फिलिपा ने नाराज होकर जवाब दिया। इसी समय शी लिगुई अपने 3 दस्ते के सदस्यों के साथ वहां आए। मैंने अपने हिस्से का ध्यान रखा है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। वू हेंग ने सिर हिलाया। शी लिगुई ने घोषणा की, तो फिर चलें, आज मौसम अच्छा है। वू हेंग ने फिलिपा की ओर देखा, समुद्र में संपर्क में रहो, समझा। कई लोग नाव से उतर गए। फिलिपा, उसके साथ आए एसोसिएशन दस्ते और बड़ी संख्या में कंकाल सैनिकों को छोड़कर फिर कई निवासियों और व्यापार समूहों की सतर्क निगाहों के सामने तीनों जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से बाहर निकल गए। फिलिपा जहाज के किनारे पर खड़ी थी, मस्तूल की रस्सियों को पकड़े हुए, उसका सिर ऊंचा और छाती बाहर की ओर थी। बंदरगाह से देख रही भीड़ की जय जयकार का आनंद ले रहा हूं, धीरे धीरे दूर होता जा रहा हूं। वह उच्च स्तर की नहीं लगती, क्या उसे जहाज का कप्तान बनाना ठीक होगा? शी लिगुई ने रवाना होते जहाज को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। फिलिपा का व्यक्तित्व थोड़ा उग्र और पहली नजर में अविश्वसनीय प्रतीत होता था। हालांकि उन्हें सौंपे गए कार्य हमेशा अंत में काफी अच्छी तरह से पूरे किए गए। कोई बात नहीं, मैंने 3 जहाजों को नियंत्रित करने के लिए 3 स्तर 15 समुद्री डाकू कंकालों की व्यवस्था की है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वू हेंग ने सीधे कहा। समुद्री युद्ध में स्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वू हेंग फिलिपा की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रेडियो का भी इस्तेमाल करते थे। जब तक आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है तब तक सब ठीक है। शी लिगुई ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही जहाज दूर चला गया वे वापस लौटने लगे। शी लिगुई एसोसिएशन में वापस लौटने के लिए एक गाड़ी में सवार हो गए। वू हेंग को भी एक गाड़ी मिल गई और उस पर चढ़ने के बाद उसने कहा, मिलिसेंट, मैं तुम्हें वापस शराब खाने ले जाऊंगा। मिलिसेंट के गाल हल्के लाल हो गए जब उसने अपनी स्कर्ट उठाई और गाड़ी में कदम रखा। गाड़ी का दरवाजा बंद होने के बाद मिलिसेंट ने धीरे से पुकारा, मास्टर। वू हेंग ने सिर हिलाया। उसने गाड़ी की दीवार पर दस्तक दी और गाड़ी कोच टैवर्न की ओर चल पड़ी। मिलिसेंट को वापस लेने के बाद वू हेंग भी हवेली में लौट आया। वह ऊपर रेडियो कक्ष में चला गया।
स्पेस रिंग से उसने सीधे एमरल्ड सैंड टेबल निकाली। चमकदार रेत की मेज के मध्य में स्वर्ण और रजत द्वीप ध्वज वाले 3 जहाजों के मॉडल दिखाई दिए। इनके अलावा विभिन्न झंडों वाले कई अन्य प्रकार के जहाज भी थे। समुद्र में विचरण करते हुए वुहेंग ने रेडियो माइक्रोफोन उठाया। फिलिपा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, बहुत साफ। यह उस टूल से भी ज्यादा साफ लग रहा है जो तुमने मुझे पिछली बार दिया था। फिलिपा की आवाज आई। वुहेंग ने कहा, हम अभी तक घर की याद नहीं आ रही है ना? यह कैसा सवाल है? लगता है मैं कोई बच्चा हूं जो अपनी मां से दूर है। फिलिपा असंतुष्ट होकर बड़बड़ाई। वुहेंग ने आगे कहा, जसिक रूट की ओर बढ़ो और वहां पहुंचते ही छोटे समुद्री डाकू जहाजों के 2 समूहों को सीधे हटा दो। फिलिपा ने जवाब दिया, समझ गया। छोटे समुद्री डाकू समूह, मैंने उन्हें कभी चुनौती नहीं माना। हम सुरक्षित रहो, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। उन दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और फिर वुहेंग ने माइक्रोफोन वापस रख दिया। कंकाल अन्वेषक अभी भी डेस्क पर बैठा हुआ था तथा किसी भी खुफिया जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। रेडियो कक्ष से बाहर निकलते हुए वुहेंग अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया। बाहर आसमान की ओर देखने के बाद उसने सीमा का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ज़ोंबी वर्ल्ड रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क। कंकालनुमा उड़ने वाले ड्रैगन ऊपर से झपटे। ठोस लोहे की गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह जमीन पर बरस रही थीं। जमीन के कंपने और गर्जना के बीच अनुभव अंक भी तेजी से बढ़ गए। लोहे के बमों से बमबारी के बाद कंकाल सेना सड़क पर आगे बढ़ने लगी। शेष लाशों का विनाश करना। इसके तुरंत बाद सिस्टम संकेत आने लगे। स्तर बढ़कर 17 हो गया। संविधान +1, बुद्धि +2, आकर्षण +1 दौड़। अंततः लेवल 17 पर पहुंच गया। वास्तव में स्तर बढ़ाना काफी कठिन था। वुहेंग ने स्तर 18 के लिए आवश्यक अनुभव देखने के लिए पैनल खोला। स्तर 17 1327/2,65,000 दौड़। स्तर 18 तक पहुंचने के लिए 2,65,000 अनुभव अंकों की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से यह कोई छोटी रकम नहीं है। जैसे ही कंकालों ने युद्ध क्षेत्र को साफ किया, विकसित ज़ॉम्बी के शव उनके सामने फेंक दिए गए। समय बीतता गया। विकसित ज़ॉम्बी की संख्या फिर से बढ़ गई थी। अब उसके सामने कम से कम 5 या 600 लोग थे, जो पहले से कहीं अधिक थे। लाशों को परिवर्तित किया गया तथा लाश कोर को एकत्रित किया गया। वुहेंग ने कंकाल सेना का नेतृत्व किया। स्टेशन पर वापस आकर क्यूई हान क्या मेरे पास आए और बोले, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। आगे बढ़ो। एक तो यह कि मुख्यालय को चौथे स्तर का एक ज़ोंबी मिल गया है, जिसे उन्होंने ज़ोंबी किंग नाम दिया है, और दूसरा यह कि याहों की बहन को प्रांतीय सैन्य कारखाने का मानचित्र स्थान मिल गया है। अध्याय 589, अध्याय 485, क्या कोई और रास्ते हैं? अध्याय 589, अध्याय 485, क्या कोई और रास्ते हैं? स्तर 4 उत्परिवर्तित लाश। ज़ोंबी राजा। उत्परिवर्तित ज़ोंबी का प्रत्येक स्तर दूसरी दुनिया के पेशेवरों के स्तर से मेल खाता है। स्तर 2 उत्परिवर्तित ज़ोंबी स्तर 10 पेशेवरों के अनुरूप हैं और स्तर 3 स्तर 15 पेशेवरों के अनुरूप हैं। और यह नव प्रकट स्तर 4 ज़ोंबी राजा। यह और भी उच्च स्तर के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या यह स्तर 18 है या यह 5 स्तर ऊपर जाकर सीधे स्तर 20 के अनुरूप है, जो कि एक नायक के समान है। इस तरह के ज़ोंबी राजा की विशेषताएं क्या हैं? वुहेंग ने पूछा। क्यूई हान क्या ने कुछ जानकारी को याद करते हुए कहा, मुख्यालय ने केवल एक संक्षिप्त विवरण दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह आकार में अधिक मानवीय है, मनुष्यों से दिखने में भिन्न है और भी अधिक शवों के ज्वार को नियंत्रित करने में सक्षम है, और इसमें अधिक मजबूत संदूषण क्षमता है। वुहेंग किनारे से सुन रहा था। फिर भी इस विवरण ने उन्हें लाशभूत नेक्रोमेंसर की याद दिला दी, जिसे ब्लैकस्टोन टाउन में एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से मार दिया गया था। यह कुछ वैसा ही लग रहा था। बस इतना ही। वुहेंग ने देखा कि उसने आगे कुछ नहीं कहा और उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। बस इतना ही। वे कहते हैं कि यह सिर्फ इकट्ठी की गई खुफिया जानकारी है और इसकी प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं की जा सकी है। मुख्यालय सभी स्थानों से सूचनाएं एकत्र करता है, जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी होते हैं। वे इसका सारांश तैयार करते हैं और फिर इसे दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्तर 4 का ज़ोंबी राजा वास्तविक होना चाहिए। कौन इतना आलसी होगा कि ऐसी बातें बनाए? हालांकि जानकारी बहुत अस्पष्ट है। वास्तव में स्तर 4 के ज़ॉम्बीज के बारे में सोचें तो उनका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ताकत और सैन्य बल के मामले में वे विपक्ष से कम नहीं हैं। इस स्तर के ज़ॉम्बी मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपने पक्ष में तीसरे स्तर के शव कोर के लिए औषधि पर भी शोध नहीं किया है, इसलिए स्तर 4 ज़ोंबी खोजने की कोई जल्दी नहीं है। चलो फैक्ट्री के मामलों पर बात करते हैं, वुहेंग ने उसके पास बैठते हुए कहा। क्यूई हान क्या ने सिर हिलाया और आगे कहा, सिस्टर याहोंग ने सैन्य कारखाने का पता लगा लिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तोपखाने के पुर्जों, रेत की ढलाई और हथियार के सामान के उत्पादन में शामिल है। यह काफी विस्तृत लगता है। प्रांतीय बचाव दल के माध्यम से? नहीं, उसे किसी और माध्यम से पता चला। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने जानकारी दी थी वह वही काम करता था, क्यूई हान क्या ने बताया। अर्थात प्रांत के अन्य आश्रयों से प्राप्त खुफिया जानकारी। क्या यह विश्वसनीय है? हमने इसकी तुलना मानचित्र से की है और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वुहेंग ने आगे पूछा, ट्रेन कहाँ है? यह कल दिन में वापस आ जाएगा। इसकी व्यवस्था करो, हम कल रात शिंफू शहर लौटेंगे। क्यूई हान क्या ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी बोला, मैं आपके साथ प्रांत में जाना चाहता हूँ। वुहेंग ने उसे कुछ उलझन से देखा। क्या तुम्हारा परिवार वहां है? दरअसल उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे अपने साथ किसे ले जाएंगे। आखिरकार स्केलेटन फ्लाइंग ड्रैगन के लिए गोलियां बदलना और विभिन्न रसद कार्य। उन्हें अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो यह काम पूरा कर सके। नहीं, अगर मैं ऐसा करता भी तो भी वे बच नहीं पाते। मुझे लगता है कि वहीं रुकने से बेस को ज्यादा फायदा नहीं होगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्यूई हान क्या ने सीधे शब्दों में कहा। ठीक है, जब यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो तुम मेरे साथ आओगे। वह सहमत हो गया। वुहेंग की सहमति सुनकर क्यूई हान क्या ने भी मुस्कुराहट दिखाई। महान। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर वुहेंग अपने कमरे में लौट आया। वह गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वापस चला गया। जागीर के अंदर उन्होंने विकसित ज़ॉम्बी को मारने से प्राप्त लाश कोर को कीमिया प्रयोगशाला में पहुंचा दिया। साथ ही उन्होंने लेवल 1 का अमृत भी एकत्र किया, जो स्पेस रिंग में बनाया गया था। कमरे से निकलकर वह रेडियो कक्ष में गया। उन्होंने कंकाल अन्वेषक की लॉगबुक पर नजर डाली, माइक्रोफोन उठाया और फिलिपा से संपर्क किया। फिलिपा, क्या तुम वहां हो? हाँ, दिन में तुम कहाँ गए थे? जब मैं बात करना चाहता था तो तुम मुझे मिल ही नहीं पाए। मुझे भी काम करना है। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर आपसे बातें नहीं कर सकता।
ठीक है, माफ कर दिया, फिलिपा ने आगे कहा। मैं तुम्हें बता दूं, वो स्पेशल आइटम, वो शंख जो तुमने मुझे दिया था, वो बहुत बढ़िया है। मैंने अपने बारे में इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया। बस उसका साइड इफेक्ट थोड़ा तेज है। मुझे अभी भी मिचली आ रही है और उल्टी आने को है। जब उन्होंने विशेष वस्तु के बारे में बात की तो उनका स्वर बहुत ऊंचा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसके प्रभाव से बहुत प्रसन्न थी। इसका दुष्प्रभाव यह था कि उपयोग के बाद भूख और प्यास की तीव्र अनुभूति होती थी। वह अत्यधिक खाने पीने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन यह पहले से ही एक बहुत ही हल्का दुष्प्रभाव था। यह दुष्ट तलवार से कहीं बेहतर था, जिससे आत्महत्या हो सकती थी, या लाश लपेटने से, जिसके इस्तेमाल से शरीर सड़ जाता था। इसे इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या असर हुआ, वो हेंग मेज पर झुक गया। एक काफी बड़ी पानी की शार्क निकली और समुद्री लुटेरों के जहाजों से टकराती रही। कुछ जो समुद्र में गिर गए उनकी मौके पर ही मौत हो गई, और सबसे खास बात यह है कि तीरों और बैलिस्टा बोल्टों का उस पर कोई असर नहीं होता। यह बहुत उपयोगी है, फिलिपा ने ऊंची आवाज में कहा। जल शार्क का निर्माण जल तत्वों से हुआ है। यह पानी में 30 मिनट तक रह सकता है। फिलिपा के परिचय को सुनकर यदि यह जहाजों को टक्कर मार सकता है तो इसका आकार भी काफी बड़ा होगा। नेटाली सिटी से आदान प्रदान की गई विशेष वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की थीं। अगर आपको यह पसंद है तो अच्छी बात है। इसे कम मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ज्यादा खाना पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहे, आप सबसे अच्छे हैं, डैडी, फिलिपा ने धीरे से शर्मीली मुद्रा में कहा। वो हेंग ने आगे कहा, तो आज तुमने लड़ाई की है। फिलिपा ने बताया, हमने ऐसा किया, हमने 2 छोटे समुद्री डाकू समूहों को हटा दिया और यात्रा के एक हिस्से के लिए एक व्यापारी समूह को भी साथ ले गए। एक ही दिन में 2 समुद्री डाकू समूह। हाँ, वे दोनों छोटे समुद्री डाकू समूह थे। हमने वांछित सूचियों से जांच की, वे उनमें नहीं थे, शायद नए बने थे, फिलिपा ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, फिर आगे कहा, अब हम कहाँ जाएं? इस समय हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। रुको, वो हेंग ने एमरल्ड सैंड टेबल निकाली, समुद्री क्षेत्र के भीतर जहाजों पर नजर डाली, फिलिपा का जहाज ढूंढा और देखा कि मूल 3 जहाजों के साथ 2 और जहाज जुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सचमुच काफी लाभ हुआ है। आसपास की खोजबीन करते समय उनकी नजर शिपिंग लेन के भीतर एक छोटे से द्वीप पर खड़े 3 समुद्री डाकू जहाजों पर पड़ी। पूर्व की ओर एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ते रहो, वहां 3 समुद्री डाकू जहाज खड़े हैं। तुम सीधे वहां जा सकते हो। टर्टलबैक द्वीप, मैं उस जगह को जानती हूँ। फिलिपा ने तुरंत उस छोटे द्वीप का नाम पहचान लिया। ठीक है, यही है। तो मैं रास्ता तय करने जा रही हूँ। और कुछ, फिलिपा ने पूछा। नहीं, बस सुरक्षित रहो। चिंता मत करो, मैं अब बहुत मजबूत हूँ, यह कहकर उसने अचानक बातचीत समाप्त कर दी। समुद्र में बहुत कम लोग फिलिपा के बेड़े को खतरा पहुंचा सकते थे। उन्होंने जो मशीन तोपें उपलब्ध कराई थीं तथा बंदूकों से लैस असंख्य कंकाल भी उपलब्ध कराए थे। जहाज के साथ 3 लेवल 15 स्केलेटन कैप्टन भी थे। अतीत में ऐसी शक्तियों का समूह एमराल्ड सागर पर भी प्रभुत्व रखता था। फिलिपा और उसकी टीम के सामने साधारण समुद्री डाकुओं के पास कोई मौका नहीं था। वो हेंग ने भी माइक्रोफोन रख दिया। उसकी नजर बगल में रखे वायरलेस संचार उपकरण पर गई। इसे शानेला के रेडियो के समान आवृत्ति पर ट्यून किया गया था। शानेला कुछ दिनों के लिए द्वीप से बाहर चले गए थे और यद्यपि संपर्क बनाए रखने पर सहमति हुई थी, फिर भी कोई खबर नहीं मिली थी। उनकी नजर स्टार फ्लावर मर्चेंट ग्रुप के बेड़े की स्थिति पर पड़ी। वे पहले ही एमराल्ड सागर के किनारे पहुंच चुके थे। जब तक बेड़ा सुरक्षित था तब तक सब ठीक था। यह उपकरण आजमाना तो दूर, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहना, वह कमरे से बाहर जाते हुए बुदबुदाया। जब वह नीचे आया तो खाना पहले से ही तैयार था। वे तीनों खाने की मेज पर बैठे बातें करते हुए खाना खा रहे थे। रात के खाने के बाद आकाश पहले ही धुंधला हो चुका था। वो हेंग अपने अध्ययन कक्ष में बैठे अपनी अगली योजनाओं पर विचार कर रहे थे। वह अब लेवल 17 पर पहुंच गया था, लेवल 18 से बस एक कदम पीछे। इसके लिए 265,000 अनुभव की आवश्यकता थी, जो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, यह केवल कुछ ज़ोंबी तरंगों का मामला था। जब तक वह मेहनती था, वह एक सप्ताह के भीतर स्तर 18 तक पहुंच सकता था। स्तर 18 के बाद मुझे हीरो शेपिंग पर विचार करना होगा, जिसका उल्लेख इमिलो ने किया था। लेवल 18 पेशेवरों के बारे में इमिलो के साथ अपनी आखिरी बातचीत के दौरान उन्हें हीरो शेपिंग की अवधारणा के बारे में बताया गया था। इस स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि स्तर बढ़ाना सिर्फ अनुभव अंक जमा करने के बारे में नहीं था। इसमें हीरो शेपिंग भी शामिल थी, जिसके लिए व्यापक प्रसिद्धि और एक निश्चित स्तर के प्रभाव की आवश्यकता थी। मुझे आश्चर्य है कि लेवल 18 तक पहुंचने के बाद ज़ोंबी दुनिया में मेरी प्रसिद्धि हीरो शेपिंग की आवश्यकताओं को पूरा करेगी या नहीं। उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अभी भी मेरी कुछ प्रतिष्ठा बची है। राजा यम का नाम कुछ घटनाओं के कारण काफी फैल गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे हीरो शेपिंग के रूप में गिना जाएगा। यदि ऐसा हो तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। जहां तक सोने और चांदी के द्वीप की बात है, वो हेंग ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे मोड़ लिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। गोला बारूद उत्पादन श्रृंखला को यथाशीघ्र सुरक्षित करने से गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर कारखानों का निर्माण और उत्पादन पुनः शुरू करने में सहायता मिलेगी। आखिरकार यहाँ बारूद और कुछ विशेष धातुएं बड़ी मात्रा में खरीदी जा सकती थीं। द्वीपों का भी विकास हुआ। विभिन्न निर्माण मशीनरी को लाना और विस्तार जारी रखना आवश्यक था। उसने जल्दी से अपने मन में अपनी योजनाओं की समीक्षा की। उसने कमरे में एयर कंडीशनिंग बंद कर दी। फिर उसने दरवाजा खोला, बाहर गया और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद वो हेंग ट्रेन कैप्टन की टोपी पहने हुए आंगन में था, जहां सीटी बजने पर ट्रेन अचानक प्रकट हुई। वो हेंग ट्रेन में चढ़े और गंतव्य के रूप में सीधे नेटाली सिटी दर्ज किया। कुछ ही देर बाद ट्रेन गायब हो गई और शून्य में समा गई। कई घंटे बाद ट्रेन नेटाली शहर के पास पहुंची, जो उसकी 5 मील की सीमा से ठीक बाहर था। वो हेंग अपनी टोपी पहने सीधे शहर के भीतर स्नेक बैज कंसोर्टियम की ओर चल पड़ा। गेट में प्रवेश करते ही वह बुलेटिन बोर्ड के सामने रुककर देखने लगा। एक स्टाफ सदस्य तुरंत वहां आया। अतिथि महोदय, वीआईपी कक्ष में कोई आपके बारे में पूछ रहा है, उसने कहा। वो हेंग ने अपना सिर घुमाया और वीआईपी कमरे के दरवाजे पर एक लबादा पहने हुए व्यक्ति को देखा। शारीरिक बनावट और कदकाठी से ऐसा लग रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने पहले 2 बार व्यापार किया था। उन्होंने तो कोई कमीशन भी नहीं दिया था। वे तो बस यहीं उसका इंतजार कर रहे थे। वो हेंग वीआईपी कमरे में गया और उसके सामने बैठा व्यक्ति बैठ गया और उसने हुड हटा दिया, जिससे उसके चमकीले सुनहरे बाल और नाजुक चेहरे दिखाई देने लगे। सर, आप 1 दिन देर से आए हैं, व्यक्ति ने कहा। आज ठीक 5 दिन हो गए हैं। उस व्यक्ति ने समय के बारे में कोई बहस नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने अमृत तैयार कर लिया है?
हाँ, वे तैयार हैं। वो हेंग ने पहले स्तर के शव को औषधि की 2 बोतलें निकाली, उन्हें मेज पर रखा और उन्हें धकेल दिया। महिला ने उन्हें उठाया, देखा और वापस रख दिया। फिर उसने मेज पर एक वस्तु रखी। कुशल नर्तक का घूंघट। श्रेणी विशेष वस्तु डॉट प्रभाव। इसे पहनने पर यह नृत्य कौशल से रहित व्यक्ति को भी उत्कृष्ट नृत्य क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। दुष्प्रभाव, एक बार उपयोग करने के बाद इसे 2 घंटे तक लगातार पहनना होगा। वर्णन, कुशल नर्तकियों द्वारा पहना जाने वाला घूंघट एक नृत्य विशेष आइटम। यह महिला ने धीरे से कहा, सर, यह एक नृत्य घूंघट है। इसे पहनने वाले किसी भी व्यक्ति को नृत्य में एक अच्छी नींद मिल सकती है। इसका दुष्प्रभाव यह है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे पूरे नृत्य काल तक, चाहे नृत्य समाप्त हो गया हो या नहीं, तब तक पहनना होगा। हाँ, आप बीच में आराम कर सकते हैं, बशर्ते आप एक दिन में पूरे 2 घंटे नृत्य पूरा कर लें। वो हेंग ने उसकी ओर देखा। सच तो यह है कि यह विशेष वस्तु बहुत उपयोगी नहीं थी। उन्होंने किसी भी नृत्य समारोह में भाग नहीं लिया था, और यदि लिया भी होता तो वे नृत्य करने के लिए किसी महिला का घूंघट नहीं पहनते। यह विचार ही शर्मनाक था। यह देखकर कि वह इसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, महिला ने आगे कहा, श्रीमान, मैं अगली बार आपके लिए कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी। वो हेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यह ठीक है। उसने घूंघट उठाया और उसे हटा दिया। महिला ने भी मुस्कुराकर औषधियां एकत्र कर लीं। वो हेंग ने उसकी ओर देखा, क्या तुम औषधियों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करने जा रही हो? महिला ने सिर हिलाया, आपने मेरी पहले की शर्तें ठुकरा दी थीं, आप मुझे इस मामले में कभी धोखा नहीं देंगे। मुझे आप पर भरोसा है। इससे पहले वह चाहती थी कि वो हेंग विशेष रूप से उसके लिए औषधि बनाए। उसने धन, स्त्री, शक्ति आदि की पेशकश की, लेकिन वो हेंग ने इन सब बातों से इनकार कर दिया। उसके विचार में वो हेंग के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे औषधियों के बारे में धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो हेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह इतनी बुरी भी नहीं थी। महिला विचारमग्न होकर बैठी रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, सर, क्या आपके पास कोई और औषधि है? ऐसी औषधि जो किसी कोमा से जगा सके या उसकी उम्र बढ़ा सके। अध्याय 590, अध्याय 486, कंकाल घुड़सवार सेना। अध्याय 590, अध्याय 486, कंकाल घुड़सवार सेना। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर अपने समय के दौरान वो हेंग ने इस गोरी लड़की की पहचान के बारे में एक साधारण जांच भी की थी। निश्चित प्रमाण के बिना भी उनके अनुमान संभवतः काफी करीब थे। ये को साम्राज्य के पुराने राजा पुनः कोमा में चले गए थे, जिससे देश में अशांति फैल गई थी, क्योंकि मंत्री और सेना दोनों अलग अलग राजकुमारों का समर्थन कर रहे थे। बूढ़े राजा की मृत्यु के बाद ये को साम्राज्य गृहयुद्ध में उलझ गया। सत्ता चाहने वाले अन्य लोगों के विपरीत उसके सामने वाला व्यक्ति बूढ़े राजा के जीवन को लंबा करने पर अधिक ध्यान दे रहा था। वो हेंग ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, रक्तवंश, शवभूत, भूत, इनमें से कोई भी मात्र दवा से अधिक प्रभावी होगा। महिला ने आह भरते हुए कहा, इनमें से कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं है, इनकी अनुमति नहीं है। वो हेंग ने आगे कहा, दवाएं केवल अस्थायी रूप से ही चीजों को नियंत्रित रख सकती हैं, और बढ़ते उपयोग के साथ एक सीमा तक पहुंच जाएगी, जिससे अंततः कुछ भी नहीं बदलेगा। तो फिर क्या आप कोई और ज्यादा असरदार अमृत बना सकते हैं? मैं आपको खास चीजें इकट्ठा करने में मदद करती रहूंगी। महिला ने उसे सीधे देखा, कुछ उम्मीद से। अगर कोई नया अमृत होगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। शुक्रिया। क्या हम 5 दिन बाद फिर मिलेंगे? महिला ने हिचकिचाते हुए पूछा। आखिरकार वह जानती थी कि इस बार उसने जो विशेष वस्तुएं लाई थीं, वे कुछ हद तक अप्रभावी थीं। वो हेंग ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी भी यहीं रहूंगा। महान। दोनों ने अपनी बातचीत समाप्त कर दी। वो हेंग ने दरवाजा खोला और सीधे बाहर चला गया। शहर छोड़ने और ट्रेन कैप्टन की टोपी पहनने के बाद उन्होंने अपने यात्रा कार्यक्रम में लोपास सिटी को शामिल करना जारी रखा। लोपास सिटी स्नेक बैज कंसोर्टियम। वीआईपी कमरे के अंदर 4 ताबूत अंदर ले जाए गए। एक एक करके उन्हें खोला गया तो अंदर शव दिखाई देने लगे। प्रभारी सुंदर योगिनी महिला रेतिली सामने बैठी थी, उसकी स्कर्ट से उसकी सीधी गोरी टांगे दिख रही थीं। उसने धीरे से कहा, 2 स्तर 15 लोहार, 1 स्तर 15 मैकेनिक और 1 स्तर 15 शेफ सभी दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से मर गए, आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। पिछली बार वो हेंग का अनुरोध सभी स्तर 15 के विशेषज्ञ पेशेवरों के लिए था। दक्षता स्पष्ट थी तथा गोल्ड और सिल्वर आइलैंड की तुलना में बहुत अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि रेतिली की क्षमताएं गोल्ड और सिल्वर द्वीप के प्रभारी व्यक्ति की क्षमताओं से कुछ बेहतर थीं। कंसोर्टियम की नीलामी गोल्ड और सिल्वर द्वीप के बहुत करीब आयोजित की गई थी। नीलामी की अध्यक्षता रेतिली और एक बूढ़े व्यक्ति ने की थी, न कि गोल्ड और सिल्वर आइलैंड के प्रभारी व्यक्ति ने। वो हेंग ने कहा, चलिए बाकी बकाया राशि का निपटारा कर लेते हैं और फिर मैं एक नया फॉर्म भरूंगा, मैं अभी भी शव खरीदने की सोच रहा हूँ। जरूर प्रिय अतिथि। रेतिली ने कुछ कर्मचारियों को इशारा किया। उन्होंने शेष राशि की गणना करना और नया कमीशन भरना शुरू कर दिया। रेतिली सामने बैठा दूसरे पक्ष की ओर देखा और फिर बोला, अतिथि, क्या आपको घुड़सवार सेना की जरूरत है? मैं आपको एक बैच मोलभाव वाली कीमत पर बेच सकता हूँ। वो हेंग ने उसे हैरान होकर देखा, घुड़सवार सेना? रेतिली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कुछ अत्यात्मविश्वासी डाकुओं ने हमारा बहुत सारा माल लूट लिया और उन्हें सजा दी गई। उनमें से कुछ घुड़सवार सैनिक भी हैं जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हैं। वे कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाने ले चलो। जब हम कमीशन पूरा कर लेंगे तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शीघ्र ही शेष राशि का भुगतान कर दिया गया और नया कमीशन पूरा हो गया। 4 ताबूतों को इकट्ठा करने के बाद वो हेंग ने कंसोर्टियम भवन से बाहर रेतिली का पीछा किया। एक गाड़ी में सवार होकर वे शहर से निकलकर एक श्मशान भूमि जैसी जगह पर पहुंचे। मनुष्यों और घोड़ों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। काफी संख्या में लोग मारे गए थे। अफवाहें हमेशा फैलती रहती थीं कि स्नेक बैज कंसोर्टियम ग्रे मार्केट उद्योगों में शामिल था और उसकी शक्ति एसोसिएशनों से कम नहीं थी। हालांकि कंसोर्टियम द्वारा कोई कार्रवाई करना दुर्लभ था। अब एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार डालने के बाद वे अफवाहें विश्वसनीय लगने लगी थीं। उनके तरीके संघों की तुलना में अधिक कठोर थे। सरगना की पहचान के लिए कोई व्यापक जांच नहीं की गई, उन्होंने बस इसमें शामिल सभी लोगों का सफाया कर दिया। कोई भी बच नहीं सका। उन्हें बेचने की आपकी क्या योजना है? प्रत्येक स्तर 15 शरीर के लिए 600 चांदी चुपके, 4 स्तर 10 शरीर के लिए 300 चांदी चुपके और बाकी शरीर और घोड़े के शवों के लिए कुल 200 चांदी। आप क्या सोचते हैं? रेतिली ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हेंग ने उसकी ओर देखा, कमीशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा और बनाते हैं। रेतिली थोड़ा आगे झुकी। ओह, मैं समझा। ये शव दाह के लिए थे, लेकिन अब इन्हें सीधे उन्हें बेच दिया गया। ठीक है, आप अपनी कड़ी मेहनत के लिए कुछ मुआवजे के हकदार हैं। वो हेंग ने सहमति जताई।
रेतली बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत आदेश दिया, सभी शवों को लपेटने के लिए कुछ चटाई ले आओ। बाकी लोग लाशों को व्यवस्थित करने के लिए फैल गए। वू हेंग ने सहमति के अनुसार उन्हें पैसे दे दिए। फिर उसने सभी लाशों को अंतरिक्ष थैले में इकट्ठा किया। व्यापार पूरा करने के बाद वे एक साथ गाड़ी पर सवार होकर वापस चले गए। रेतली कंसोर्टियम में वापस लौट आया, जबकि वू हेंग शहर में घूमकर कुछ खाद्य सामग्री खरीदता रहा। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने हेतु एक एकांत स्थान भी ढूंढ लिया। वापस निवास पर 4 स्तर 15 विशेष पेशे लाशों को गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर बदल दिया गया। मैकेनिस्ट को 5वीं मंजिल के कमरे में रखा गया, रसोइये को रसोई घर में रखा गया तथा शेष 2 लोहारों को बिना किसी कार्य के स्टैंड बाय पर छोड़ दिया गया। उन्होंने मिनी और अन्य लोगों के साथ भोजन किया। फिर वह सीधे ज़ॉम्बी वर्ल्ड चला गया। वापसी की ट्रेन लेना। वह रात भर यात्रा करके शिन्फू शहर पहुंचे, प्रांत की ओर जाने और सैन्य कारखाने पर कब्जा करने के लिए तैयार। प्रांतीय राजमार्ग। एक विश्राम स्थल के भीतर दीवारों पर कांटेदार तार लटकाए गए थे और कुछ आंखें दीवार के ऊपरी सिरे से दूर तक झांक रही थीं। राजमार्ग पर लाशें शहर की तरह एकत्रित नहीं थीं, इसलिए कुछ बचे लोगों ने यहां एक बस्ती स्थापित कर ली थी। इस समय सड़क पर दूर से लाशों की दहाड़ें आती रहीं। बस सफेद सड़क पर लाशों का एक घना झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आगे उनका क्षेत्र था। क्या इन ज़ॉम्बीज़ ने हमें ढूंढ लिया है? ऐसा नहीं लगता, अगर होता भी तो सीधे हमला कर देते। वे जरूर इधर उधर भटक रहे होंगे। वहां एक विकसित ज़ॉम्बी है जो उन्हें यहां लाया है। मैंने गिनती की, उनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। अगर वे हमला करते हैं तो हमारे पास लड़ने के लिए भी पर्याप्त लोग नहीं होंगे। तो क्या हम चुपचाप पीछे हट जाएं? बकवास, इस दीवार के बिना तो हम और भी जल्दी मर जाएंगे, और इस मौसम में तो हम बाहर ही जम जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। भाई चुआंग के बारे में क्या? भाई चुआंग क्या कहते हैं? भाई चुआंग ने हमें निगरानी रखने और खतरा होने पर हमला करने को कहा। दहाड़। जब वे बात कर रहे थे तो दूरी पर अग्रणी विकसित ज़ॉम्बी ने कुछ नोटिस किया और दीवार की ओर दहाड़ता हुआ चला गया। और उसके पीछे लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे ज़ॉम्बी अचानक रुक गए और चीखने चिल्लाने लगे। यह बहरा कर देने वाला था। अरे, हमें देख लिया गया है। यह खत्म हो गया है, हम खत्म हो गए हैं। टैप टैप टैप। लाशों के झुंड ने दीवार की ओर छलांग लगाते हुए हमला करना शुरू कर दिया और बचे हुए लोग भी घबराहट में अपने हथियार उठाकर अंतिम लड़ाई की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही भीड़ दीवार से 200 मीटर से भी कम दूरी पर थी, उनका तेजी से बढ़ता हमला रुक गया। सभी ने एक साथ सिर घुमाकर आसमान की ओर अपनी निगाहें उठाईं। बचे हुए लोग भी चौंक गए और उन्होंने भी ऊपर देखा। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी दृष्टि में पीले कंकाल वाले उड़ते हुए ड्रैगन प्रकट हो गए। वे शीघ्रता से भीड़ के ऊपर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पसलियों के भीतर कुछ खुल गया हो। आकाश से किसी वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में बिखरना। बूम बूम बूम। भयंकर धमाके सुनाई दिए। जमीन हिल गई, धरती हिल गई। बचे हुए लोगों ने भय से अपने सिर ढक लिए। देखो, यहाँ घुड़सवार सेना है, नरक कंकालों से बनी घुड़सवार सेना। सभी बचे हुए लोग दीवार के ऊपर से फिर बाहर देखने लगे। चमड़े के कवच पहने, भाले लहराते हुए कंकाल घुड़सवार सैनिक हिंसक रूप से आगे बढ़े।